ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ड्यूओ था, जिसे अपने ओवरवेट यानी मोटापे के कारण बहुत सारे ताने सुनने पड़े। और तो और उसे स्कूल में भी बुली होना पड़ा, जिससे उसे हमेशा बहुत बुरा लगता था। लेकिन फिर उसने सबसे झूठ बोला कि उसे एक बीमारी है जिसके कारण उसका वजन बढ़ता रहता है, जिससे सबको उसके लिए बुरा फील हुआ और सब उससे हमदर्दी जताने लगे। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चला। आखिरकार सबको उस सच का पता चल गया कि उसने अपनी बीमारी को लेके झूठ बोला था और फिर से सब उसे बुली करने लगे। फिर एक दिन उसे एक कॉमिक बुक मिली जिसके ऑथर का नाम ब्लैक है। ये कॉमिक उसे इतनी पसंद आ गई कि वो चाहती थी कि ब्लैक से वो कम एक बार मिले। इसलिए उसने मंचांग मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम पास करने का दृढ़ निश्चय किया। एडमिशन वाले दिन उसने एक लड़की याओ को बुली होते देखा। दुओ को तुरंत अपना बुरा अतीत याद आया और उसने याओ को जानने का नाटक करके उसे वहां से खींच लिया। संयोग से वे दोनों एक ही डर्म रूम में थी। धन्यवाद के रूप में याओ ने डुओ को चॉकलेट कैंडी दी। डुओ बहुत खुश हुई क्योंकि उसके मोटापे के कारण उसके कभी दोस्त नहीं बने थे। याओ ने किताब द आउल एंड द स्क्विरल देखी और कहा कि लोग अफवाह करते हैं कि उसके लेखक ब्लैक ने भी यहाँ पढ़ाई की थी, लेकिन कोई उसकी असली पहचान नहीं जानता। फिर भी ड्यू अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। शुएंचू पब्लिशिंग हाउस में फैन ब्लैक के पेज पर आए नकारात्मक कमेंट्स देकर बहुत गुस्से में था। ब्लैक का असली नाम चेंग है। फैन ने कहा कि अगर उसने नई किताब नहीं लिखी तो उच्च अधिकारी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। चेंग सोचने लगा, क्या वह एक भावनाहीन मशीन से भी बदतर है। उधर ड्यू एक्सुएंचू पब्लिशिंग हाउस पहुंची और ब्लैक से मिलने की कोशिश की। चेंग बाहर आया। डो ने झूठ बोला कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है ताकि वह एडिटर इन चीफ फैन से मिल सके। चेंग ने उसे झूठी समझा और ठंडेपन से वहां से चला गया। डू स्टाफ से पूछने ही वाली थी, तभी उसने संयोग से सुना कि बीओ भी एडिटर इन चीफ फैन से मिलने आया है। वह चुपचाप उसके पीछे चली, लेकिन स्टाफ ने उसे वापस बुला लिया। स्टाफ फोन पर व्यस्त था तो ड्यूओ तुरंत बो के पीछे भागी। वह बीओ को पकड़ लेती है जो आउल का सिर पहने हुए था और उसने फैन को कहते सुना कि वह अपने छोटे भाई को पार्ट 3 की पांडुलिपि गुप्त रखने को कह रहा है। डो ने तुरंत समझ लिया कि बो ही ब्लैक है। फिर वह बीच से गुजर रही थी और उसकी मुलाकात चीफ एडिटर से हो गई। उसने सोचा वह दुखी है क्योंकि स्टाफ ने उसकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट कर दी। उसे याद आया ब्लैक ने एक बार कहा था कि इंसान 41 बार असफल होने के बाद सफल होता है और उसने ब्लैक को 42वें प्रयास में एक्सपर्ट बनते देखा था। चंग ने देखा कि ड्यूओ अब भी खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बता रही है तो उसने उसे फ्रॉड कहा और उसके साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फी मांगी। डुओ उसका टैंजरीन उठाकर ले गई। चंग ने डुओ का पोर्ट्रेट स्केच किया और उसे झूठी नाम दिया। डॉर्म वापस आकर डुओ की मुलाकात एक सीनियर हेरोई से हुई। उसने सीनियर की बातें सुनी। सीनियर ने बो को कॉल किया और कबूल किया कि वह उसे बहुत एडमायर करती है। हेरोई ने कहा कि वो स्टूडेंट काउंसिल का उपाध्यक्ष है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में एक रिसर्च टॉपिक पर काम कर रहा है। फ्रेशमैन फेस्टिवल के दौरान डो को कॉमिक बुक क्लब नहीं मिला। उसने सीनियर से पूछा और पता चला कि कॉमिक बुक क्लब बंद होने वाला है। डो तुरंत क्लब ऑफिस भागी। अचानक उसका सामना उसी बदमाश से हुआ जिसने उस दिन याओ को बुली किया था। वह बॉक्सिंग क्लब का हेड था वाइक्वान और कॉमिक क्लब का कमरा छीनना चाहता था। वो आया और उसने वाइक्वान से कहा कि वह यूथ यूनियन ऑफिस के फैसले का इंतजार करे। कॉमिक क्लब के एक सदस्य यन ने कहा कि चेंग स्पॉन्सरशिप लाने वाला है। ईचेंग को विश्वास नहीं था कि कोई एक बेवकूफ कॉमिक के लिए पैसे देगा। चेंग ने ड्राइंग छोड़कर यांग के साथ मिलकर इक्वन से लड़ाई की। इक्वन और उसका गैंग बाहर गया। दो चुपके से अंदर आई और उसने जमीन पर आउल की ड्राइंग देखी। उसने जोर देकर कहा कि कॉमिक क्लब बंद नहीं होगा और खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताया। वह क्लब की मदद करने आई थी साबित करने के लिए। उसने ब्लैक की स्केच दिखाई। वो ने एडिटर ऑफिस में मैन्युस्क्रिप्ट देखी थी, इसलिए इक्वन को डुओ की पहचान माननी पड़ी और वाइक्वान और उसका गैंग वहां से चला गया। पहली कक्षा में टीचर ने चेंग को टीचिंग असिस्टेंट बनाया। उसे छात्रों को समझाना था कि साइकोलॉजी और ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन कैसे जुड़े हैं। चेंग ने देखा कि डुओ अपने फोन को घूर रही है। उसने उसे खड़ा होकर फोटो में क्या देखा बताने को कहा। ड्यू ने बताया कि बो के थोड़े लाल गाल शायद अत्यधिक काम और असंतुलित डाइट की वजह से है। साथ ही उसमें स्ट्रॉन्ग यंग और वीक इन कॉन्स्टिट्यूशन है। देखने में वह मजबूत है लेकिन वह ठीक से संभल नहीं पाता। उसमें पर्याप्त रक्त और ऊर्जा नहीं है। उसने सुझाव दिया कि उसे काम और आराम का संतुलन चाहिए और वक्त मिलने पर ताई ची का अभ्यास करना चाहिए। डो के बगल में बैठी याओ उसे बहुत एडमायर करने लगी। असल में डुओ बचपन से ट्रेडिशनल मेडिसिन में रुचि रखती थी। डो का बीमारी का निदान वाला वीडियो स्कूल फोरम पर वायरल हो गया। छात्रों ने उसे पारंपरिक चिकित्सा की संत कहना शुरू कर दिया। डो फिर से सबका ध्यान आकर्षित करने लगी, लेकिन इस बार लोग उसे पसंद करते थे। फिर ड्यूओ साइकोलॉजिस्ट के पास गई। वह बायोलॉजी रूम में ब्लैक को ढूंढने गई। वहाँ उसकी मुलाकात फिर चेंग से हुई और उसने सुना कि बो वहाँ नहीं है। वह जाने ही वाली थी कि अचानक उसने नीला आसमान देखा, वही दृश्य जो
आउल के घर वाली सीन जैसा था। चेंग ने उसे बाहर आने को कहा, लेकिन उसे याद आया कि उसे लाइव एक्सपेरिमेंट करना है। उसे पता था कि ड्यू ब्लैक की असिस्टेंट नहीं है, तो उसने सोचा कि यह मौका है उसे लाइव टेस्ट देने का। जब उपकरण लगा दिए गए, चेंग ने डो से कुछ पर्सनल जानकारी पूछनी शुरू की। जब उसने पूछा क्या उसने कई बार झूठ बोला है, डो की हार्ट रेट बढ़ने लगी। चेंग को लगा शायद वह सच नहीं बोल रही। वह सोचने लगा कौन सी चीज ड्यू को झूठ बोलना छोड़ने पर मजबूर करती है। डो ने ईमानदारी से जवाब दिया कि वह ब्लैक की कॉमिक्स थी। जब वह अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में थी, ब्लैक की कॉमिक्स ने उसे सकारात्मक ऊर्जा दी। चेंग ने कहा कि ब्लैक अब उतना लोकप्रिय नहीं है, लेकिन ड्यू को विश्वास था कि वह सिर्फ कठिन समय से गुजर रहा है और जल्द उभर आएगा। भले ही ब्लैक अब ड्राइंग करना पसंद न करे, वह फिर भी उसका समर्थन करेगी क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करती है। वह दुनिया में उसकी पसंदीदा व्यक्ति है। इसके अलावा फेंग ने भी चेंग को सलाह दी कि वह ब्लैक की पहचान का उपयोग करके इंटर स्कूल कॉमिक एग्जीबिशन में भाग ले। चेंग को पता चला कि कॉमिक क्लब के पुराने सदस्य काफी पहले बिखर चुके थे और अब सिर्फ 4 अकेले लड़के बचे थे। यंग ने घोषणा की कि उन्होंने अभी अभी एक महत्वपूर्ण सदस्य भर्ती किया है जो ब्लैक की असिस्टेंट है। सदस्यों की आंखों में उम्मीद देखकर चेंग कुछ भी कह नहीं पाया जो उन्हें निराश करे। यंग क्लब का इतिहास बताने लगा किस तरह चेंग के आने के बाद ब्लैक की कॉमिक्स में मानचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के दृश्य आने लगे और अफवाह फैली कि ब्लैक वहीं छिपा है, तो लोग क्लब में शामिल होने दौड़ पड़े। लेकिन एक साल पहले ब्लैक ने अपडेट्स बंद कर दी, जिससे क्लब के सदस्य धीरे धीरे कम होते गए। चेंग ने याद दिलाया कि क्लब को जारी रखने के लिए कम से कम 10 सदस्यों की जरूरत है। दो ने निश्चय किया कि वह क्लब को उसकी पुरानी चमक दिलाएगी। उसका यह संकल्प देखकर सदस्य भावुक होकर रो पड़े। दो बो से मिलने गई, जिसने उससे पूछा कि क्या वह गुस्सा है क्योंकि उसने मान लिया था कि वह ब्लैक की असिस्टेंट है। बो ने जवाब दिया कि वह उसे दोष नहीं देता क्योंकि वह सिर्फ सामने आई समस्या को हल करना चाहती थी। उसने देखा कि वह एक्सचेंज पार्टी की तैयारी कर रहा था और उसे क्लब के लिए एक नया आइडिया आया। दो ने एक्सचेंज पार्टी में नए सदस्यों को आकर्षित करने की योजना पर चर्चा की। यंग विरोध करने वाला ही था, लेकिन जब उसे पता चला कि याओ भी एक्सचेंज में आएगी तो उसने तुरंत अपना मन बदल लिया और उत्साह से हिस्सा लेने लगा। चेंग भाग लेना नहीं चाहता था, तो क्लब के सदस्य उसे मनाने पहुंच गए। स्टूडेंट एक्सचेंज पार्टी समुद्र किनारे आयोजित की गई थी। हर प्रतिभागी एक ब्रेसलेट पहनता जो हार्टबीट वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करता था। जब यांग ने याओ को देखा, उसका ब्रेसलेट लगातार चमकने लगा। उसने उसे थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया ताकि वह उस लड़की के साथ थोड़ी शांति का आनंद ले सके जो उसे पसंद थी। इधर बो ने चेन से पूछा क्या उसे शोध विषय मिल गया है। तभी ड्यू वहाँ चली आई। वह नेवी ब्लू ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। बो और चेन दोनों उसे देख रहे थे। उसने सबको बुलाया ताकि वे उसे और उसकी सीनियर की परफॉर्मेंस देख सके। हेरोई ड्रामा क्लब की सदस्य थी। उसने धोखा खाई हुई लड़की का किरदार निभाया। उसका प्रेमी किरदार भी बहुत अच्छा निभाया गया था। नाटक खत्म होने पर उसने चैन की ओर देखा, लेकिन चैन की निगाहें केवल ड्यूओ पर थीं। एक्सचेंज प्रोग्राम जारी रहा। बो ने एक गेम आयोजित किया जिसका नाम था वाइब्रेशन सिग्नल। दो ने अपने टीममेट्स को इशारा किया कि वे नए सदस्यों को आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी खूबियां दिखाए। उसने खुद को ब्लैक की असिस्टेंट बताकर फैंस को क्लब में शामिल होने के लिए बुलाया। वो अचानक ड्यू से बात करने आया। उसने उससे पूछा क्या उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जिसने उसका दिल तेज धड़काया हो। जब बो ने अपने ब्रेसलेट को तेज कंपन करते महसूस किया, उसने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और बहाना बनाया कि उसका हाथ थोड़ा सुन्न है। उसने रेस्टरूम जाने की अनुमति मांगी। उधर हेरोई ने चेंग से बात शुरू की। पता चला कि वे साइकोलॉजी के तीसरे साल में कक्षा के साथी थे। चेंग हेरोई में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसकी नजरें लगातार ड्यूओ पर थीं। जब चेंग ने देखा कि एक और लड़का ड्यूओ को वीचैट पर जोड़ना चाहता है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत उसकी जगह ले ली। दो ने प्रक्रिया के अनुसार उसे वह सवाल किया, क्या उसके मन में किसी के लिए भावनाएं हैं। उसने कहा कि वह अपनी पसंद की किसी चीज को किसी ऐसे व्यक्ति से साझा कर सकता है जिसे वह पसंद करता हो। उदाहरण के लिए उसे कॉमिक्स पसंद है और उसे ब्लैक जैसा कोई पसंद है। चेंग के ब्रेसलेट ने अचानक उसकी तेज धड़कन पर प्रतिक्रिया दी। कुछ टेबल दूर यांग का ब्रेसलेट भी लगातार वाइब्रेट कर रहा था। वह याओ के सामने बैठा था। वह इतना शर्मिंदा हुआ कि ब्रेसलेट को उठाकर ऑरेंज जूस के गिलास में फेंक दिया। अगली एक्टिविटी दो लोगों की एक टांग वाली दौड़ थी। यम भाग्यशाली था क्योंकि वह याओ की टीम में आया जबकि हेरुई की चिट्ठी वो की टीम में निकली। चेंग थोड़ा घबरा गया जब उसे ड्यूओ के साथ बांधा गया। जब चेंग ने ड्यूओ की स्पोर्ट्स स्किल्स पर कटाक्ष किया तो ड्यूओ ने बताया कि वह ब्लैक के ऑफिस तक 6 किलोमीटर दौड़ चुकी है। उसने चेंग से कहा कि एक बार स्लोगन सुनकर प्रैक्टिस करे, लेकिन चेंग के
कदम उठाने से पहले ही डुओ गिर पड़ी। सीटी बजने पर चेंग ने उसका हाथ पकड़कर उसे आगे की ओर खींचा। जब सामने वाली जोड़ी पर गेंद गिरती दिखी तो डुओ ने उन्हें चेतावनी देने के लिए छलांग लगा दी। जब वह जागी सब कुछ धुंधला था। वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाई। उसके हाथों पर पट्टियां बंधी थीं। वह डर गई और मदद के लिए आवाज दी। चेंग ने अचानक पर्दे खींचे और उसे याद दिलाया कि देर रात चिल्लाना नहीं चाहिए। डुओ ने माफी मांगी और उसे अच्छी फुट ऑर्नामेंट खरीद कर देने का वादा किया। अगले दिन डुओ अपनी छोटों को देख रो रही थी। जब उसने चेंग को शिकायत करते सुना तो उसने पूछा कि वह और कैसे इसका बदला चुकाए। चेंग चाहता था कि वह उसकी गिनी पिग बने, लेकिन डुओ ने गलत समझा कि उसकी नीयत खराब है। डुओ ने देखा कि चेंग को चलने में दिक्कत हो रही है तो उसने उसकी सहारा बनने और लैब रेट बनने के लिए हामी भर दी। चेंग ने डुओ की शर्म कम करने के लिए उसका सिर पकड़कर सहारा दिया। बाथरूम में चेंग को उसकी माँ का कॉल आया। वह उसे माफी दे रही थी क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त रहती थी। बाथरूम से लौटने के बाद डुओ फिर उसकी बैसाखी की तरह बनी रही। उसने उसे सलाह दी कि लैब रेट के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अचानक डुओ के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर उसकी बांह टूटी है और चेंग की टांग, तो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। चेंग के मानते ही डुओ ने कहा कि वह उसकी बैसाखी बनी रहेगी। कमरे में वापस जाकर उसने उसे केला छीलने को कहा। चेंग ने वैसा ही किया और पूरा केला डुओ के मुंह में डाल दिया। उधर होमरूम टीचर ने डुओ को डांटा क्योंकि उसने सेफ्टी पर ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा कई छात्रों ने शिकायत की कि कॉमिक बुक क्लब ने एक्सचेंज पार्टी का इस्तेमाल सदस्यों को भर्ती करने के लिए किया। टीचर ने कहा कि वह बीओ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट जैसा अहम पद नहीं छोड़ सकता। उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उसने फिर कहा कि वह बो पर भरोसा नहीं कर सकता। अस्पताल में डुओ एक संतरा खाना चाहती थी। चेंग ने अंदाजा लगाया कि डुओ भूखी है तो उसने उससे कहा कि वह कोई डिश चुन ले। जब डुओ तय नहीं कर पाई तो उसने उसके लिए पिग स्ट्रॉटर सूप ऑर्डर कर दिया ताकि उसे पोषण मिले। खाना आने का इंतजार करते हुए चेंग ने टैंजरीन्स छीली, लेकिन उसने उन्हें डुओ को नहीं खिलाया। आखिरकार खाना आ गया। चेंग को शौक से खाते देख डुओ ने कहा कि वह भी उसे एक टुकड़ा खिलाए। उसने पूछा क्या उसे इतना मांस खाने से मोटा होने का डर नहीं लगता। चेंग ने कहा कि मोटा होना ठीक है जब तक इंसान स्वस्थ हो। यह सुनकर डुओ भावुक हो गई। उसने चेंग को अपने चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल करते देखा। उसी समय उसने अपने हाथ अपने चेहरे पर रगड़े। बो ने कहा कि स्टूडेंट एसोसिएशन बहुत अनुचित है, इसलिए वह अब उसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डुओ को रोते देख चेंग ने सलाह दी कि वह इतना दुखी न हो क्योंकि क्लब सिर्फ एक पद है। लेकिन डुओ को समूह की मेहनत पर तरस आया। इसके अलावा ब्लैक भी इसे लेकर परेशान होगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कॉमिक बुक क्लब बंद हो जाए। उसे याद आया कि ब्लैक ने कहा था सिर्फ वही लोग हार मानने का अधिकार रखते हैं जिन्होंने पूरी मेहनत की हो। डुओ इस पर विश्वास करती थी, इसलिए उसने कहा कि वे ब्लैक के फैंस के लिए कॉमिक क्लब को फिर से बनाएंगे। उस रात चेंग चुपके से क्लब ऑफिस लौट आया। अगली सुबह ऑनलाइन कम्युनिटी में हड़कंप मच गया क्योंकि ब्लैक वापस आ गया था। चेंग देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन डुओ नहीं जागी। उसने जोर से आवाजें की, लेकिन वह फिर भी नहीं उठी। आखिरकार उसने कहा कि ब्लैक ने नया स्टेटस डाला है। यह सुनते ही डुओ जाग गई। उसने अपनी आंखों से देखा कि ब्लैक सीजन 3 पर काम कर रहा है। डुओ इतनी उत्साहित हुई कि वह बिस्तर पर कूदने लगी। कॉमिक क्लब ऑफिस में यंग ने बुलेटिन बोर्ड पर नई ड्राइंग देखी। डुओ यह खबर सुनकर भावुक हो गई। वह खुशी से फिर बिस्तर पर कूदी क्योंकि वह ब्लैक की ड्राइंग स्टाइल थी। कई लड़कियां क्लब में नाम लिखाने आ गईं। डुओ ने चेंग से कहा कि वह ब्लैक का शुक्रिया अदा करे। चेंग ने याद दिलाया कि डुओ ने अभी तक उसके बाल बांधने के लिए धन्यवाद नहीं किया। तभी इख्वान बो को खींच कर लाया। वह चाहता था कि बीओ कॉमिक क्लब को हटवा दे। डुओ ने सोचा कि उनके पास अभी एक दिन है हालात बदलने का। उसने देखा इख्वान आ रहा था पर चेंग उसके सामने खड़ा हो गया। यंग तुरंत याओ को क्लब में लेकर आया जिससे सदस्यों की संख्या 10 हो गई। इख्वान को अपने दोस्तों से पीछे हटने को कहना पड़ा। डुओ ने 5 नए सदस्यों का धन्यवाद किया और चेंग को बुलाया। फैन ने उसे ऑटो अपडेटिंग सोशल मीडिया स्टेटस पर डांटा। उसने याद दिलाया कि उसका एडिटर ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर प्यार लिखने की प्रेरणा देता है तो उसने कहा कि वह कोशिश कर सकता है। डुओ ने बो को बाहर खाने के लिए बुलाया। डुओ ने उसे क्लब नहीं बिखारने के लिए धन्यवाद कहा। उसके कारण ही सबने कॉमिक्स के प्रति फिर से प्यार खोज लिया था। बो ने कहा कि वह ब्लैक नहीं है, पर डुओ ने सोचा कि वह अपनी असली पहचान उजागर नहीं करना चाहता। बो ने डुओ को खिलाया, फिर भी कहीं से चेंग आ गया और उसे छीन लिया। उसने बहाना बनाया कि उसकी टांग में दर्द है, इसलिए वह अपना खाना नहीं ले सकता। उसने मौका लेकर डुओ को बोन और जॉइंट सप्लीमेंट्स की एक बोतल दे दी। चेंग जब अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर ने कहा कि वह काफी जल्दी ठीक हो रहा है। फिर भी उसने डॉक्टर से कहा कि वह कुछ और दिन पट्टी पहनकर रखे। इसी बीच डुओ ने अपने हाथों की आजादी का आनंद लिया। जब चेंग बाहर गया और उसे देखा तो चेंग तुरंत दिखावा करने लगा, चलने में दिक्कत होने का नाटक किया। उसने डुओ को ही दोष दिया
कि उसने उसकी टांग को चोट पहुंचाई और सोचा कि उसे तब तक देखभाल करनी चाहिए जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए। जब वह लाइब्रेरी पहुंचा, चेंग ने किताब का कोड भेजा और डुओ से कहा कि वह उसके लिए ले आए। हेरुई दोनों को देख चुकी थी। डुओ ने फिर हिरुई से कहा कि वह चेंग का ख्याल रख ले जबकि वह व्यस्त रहेगी। चेंग को याद आया कि डुओ के पास फिलहाल कोई क्लास नहीं थी। वह बताती है कि वह पढ़ाई में व्यस्त है और चेंग को अच्छे इंसान बनने की ट्रेनिंग दे रही है। तभी चेंग को काम का मैसेज आया तो उसने पहले जाने का आग्रह किया। हेरुई को 2 साल पहले की बात याद आई जब वह अपनी किताबें लेने चढ़ रही थी। अनजाने में किसी ने उसकी तस्वीर ले ली थी। चेंग ने उसका बचाव किया और अपना जैकेट उधार दे दिया था। उस पल से हेरुई चेंग को भूल नहीं पाई। इधर होमरूम टीचर के पास अपने 2 सबसे अच्छे छात्रों की अपॉइंटमेंट थी। टीचर ने सुना कि उन्होंने अभी एक रिसर्च सब्जेक्ट ढूंढ लिया है। बो ने जल्दी से बताया कि उनकी ग्रुप कोई एक्सपेरिमेंट कर रही है। चेंग ने पहले की अपॉइंटमेंट के लिए माफी मांगी। होमरूम टीचर को नहीं पता था कि दोनों छात्रों ने किताब कैसे बांटी। चेंग बॉयज डॉर्म में डुओ का इंतजार कर रहा था। डुओ ने उसे हड्डियों और जोड़ों की चाइनीज मेडिसिन दी थी और उसने मेडिसिन पैकेट के पीछे यूजेस ध्यान से समझाया था। चेंग जब डॉर्म लौटा, उसने डुओ के ब्लैक को भेजे मैसेज ढूंढे। उनके कई संदेश पढ़ने के बाद उसने अंततः धन्यवाद का जवाब दिया। वह ऑनलाइन जाकर प्यार साइकोलॉजी टेस्ट करने का निर्णय करता है। अगले दिन ड्यू चेन को पारिवारिक दवा देने के लिए इंतजार कर रही थी। चेंग ने उसे लगभग गिरते देखा और स्वाभाविक रूप से मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसकी टांग ठीक हो चुकी है और उसे यह गुस्सा आया कि उसने उसके सामने ऐसे अभिनय की हिम्मत कैसे की। तभी बो आ गया और डुओ से एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा। चेंग ने उसे याद दिलाया कि उसने जांघंदर बना बनने का वादा किया था, गुइनिया पिग। बो ने चेंग के साथ टेनिस मैच खेलने की इच्छा जताई, निर्णय के लिए कि डुओ किसके साथ रहेगी। डुओ ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर चेंग ने चैलेंज स्वीकार कर लिया। स्कोर 6 से 7 बीओ के पक्ष में गया। आखिरकार अंतिम गेम में दोनों बराबरी पर थे। चेंग ठोकर खा गया और हार गया। अंतिम गेंद पर डुओ ने चिंता भरे स्वर में उसे डांटा कि वह सुन नहीं रहा। चेंग को टेस्ट सब्जेक्ट बीओ को सौंपना पड़ा, लेकिन डुओ ने चेंग की जांच करना चाहा। उसने नरमाई से उसकी टांग की मालिश की पर लगातार उसे डांटती रही। चेंग ने सबको ड्रिंक ऑफर की और वह सुविधा से डुओ से एक्सपेरिमेंट कराने को कहा। उसके सवाल सब उसके शौक और प्यार के कॉन्सेप्ट पर थे। घंटी बजते ही डुओ बहाना बनाकर बो को ढूंढने चली गई। संयोगवश वह उसे कॉफी शॉप में मिली। चेंग ईर्ष्यावश रहा और रोका नहीं रहना चाहता। लाइब्रेरी लौटकर चेंग ने डुओ के जवाबों के आधार पर एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण किया, पर वह उसे वैसा नहीं देख पाया जैसा उसने कल्पना किया था। डुओ अपनी कमजोरी को एक मजबूत खोल में छिपाए रखती थी। उसे अपने आसपास के लोगों से समझ और सहनशीलता की बड़ी जरूरत थी। चेंग अचानक डुओ का एक पोर्ट्रेट स्केच करने लगा। उसने उसकी हर नजर को याद किया और अनायास ही इंस्पिरेशन की लहर उसके भीतर उठी। स्केच पूरा करने के बाद उसने उसे फोटो लेकर अपने फैंस के साथ शेयर किया। इसी बीच डुओ को ब्लैक के नए पोस्ट की नोटिफिकेशन मिली। उसी समय बो उसके फोन पकड़ रहे थे, पर उसने देखा कि ब्लैक के दाहिने हाथ पर एक मोल है जबकि बो लेफ्ट हैंड था। जब वह लैब पहुंची, डुओ ने महसूस किया कि वह बीओ का अकेला सब्जेक्ट नहीं थी। उसने एक्यूरेसी के लिए कई क्लासमेट्स को टेस्ट में बुलाया था। जब डुओ ने प्रश्नों को पढ़ा, उसके दर्दनाक अतीत की यादें अनायास ही लौट आईं। डुओ को हल्का सा सिरदर्द हुआ। उसने सोचा कि लोग अक्सर पुराने झूठों को छिपाने के लिए नए झूठ बोलते हैं। जब डुओ सबसे ज्यादा परेशान थी, चेंग आया और उसे बाहर खींचकर ले गया। चेंग ने सोचा कि टेस्ट सब्जेक्ट में तीव्र प्रतिक्रिया आ सकती है। अगर उसे असहज लगे तो वह कभी भी एक्सपेरिमेंट रोकने की मांग कर सकती थी। उसने बीओ को अनप्रोफेशनल कहकर डांटा कि उसने डुओ की रिएक्शन डिटेक्ट नहीं की। जब उसने ड्यू की उसे डिफेंड करते सुना, उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, फिर गुस्से में बाहर चला गया। डुओ वापस डॉर्म लौट आई। उसने याओ को बताया कि चेंग ने उसे लैब से बाहर खींचा। याओ ने डुओ से पूछा, क्या उसके मन में चेंग के लिए भावनाएं हैं? डुओ ने इनकार किया, पर याओ फिर भी मानती है कि उसके दिल में चेंग के लिए कुछ है। वह यह भी सोचती है कि चेंग को डुओ पसंद है। इधर यांग भी पक्का मानता है कि उसका दोस्त डुओ के लिए भावनाएं रखता है। चेंग डुओ को सिर्फ अपना टेस्ट सब्जेक्ट समझता रहा, जबकि यांग अपने सबसे अच्छे दोस्त को डुओ को गर्लफ्रेंड बनाने की हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। चेंग ने फैन को मैसेज किया और क्लब को कॉलेज कॉमिक एग्जीबिशन में ले जाने का निर्णय किया। अगले दिन चेंग ने मेंबर्स को बताया कि उसने क्लब के लिए एग्जीबिशन में जगह सुनिश्चित कर ली है। अगर वे फर्स्ट प्लेस जीत जाते हैं तो फंडिंग की समस्या अस्थायी रूप से हल हो जाएगी। यांग ने कॉस्प्ले का आइडिया सुझाया, पर उसे लगा कि यह क्रिएटिविटी में थोड़ा कम है। एक छात्र हुआडाओ ने डुओ से कहा कि वह ब्लैक को आमंत्रित करे, पर चेंग ने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि ब्लैक बहुत व्यस्त है और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग नहीं लेगा। याओ ने नया आइडिया दिया। उसने कहा, डुओ ब्लैक के कुछ स्केचेस लेकर आए ताकि उन्हें एग्जीबिशन में प्रदर्शित
किया जा सके। डुओ ने ब्लैक को ढूंढने का वादा किया। फिर उसने बो से मिलने का टाइम सेट किया और बोला कि क्या वह उसे ब्लैक के 2 पन्नों के स्केचेस उधार दे सकता है। डुओ ने वादा किया कि वह सीजन 3 की सामग्री उजागर नहीं करेगी, उसे बस डिस्कार्डेड स्केचेस चाहिए। बो इनकार करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह सच बताना चाहता था पर झिझक के बाद मना कर दिया। अंततः उसे डुओ की ऑफर स्वीकार करनी पड़ी। बो अपनी बहन से मदद मांगने गया। जब फैन को पता चला कि उसके छोटे भाई ने ब्लैक के 2 स्केचेस उधार मांगे हैं तो वह तुरंत सोच में पड़ गई कि क्यों। बो ने समझाया कि वह क्लब की मदद करना चाहता है, पर फैन ने पूछा क्या यह किसी लड़कियों के सामने दिखावा करने के लिए है। पर फैन सिद्धांतों वाली थी, इसलिए वह अपने भाई की मदद नहीं कर पाई। ठीक उसी समय फैन असिस्टेंट एडिटर से मिली जो नष्ट किए जाने वाले दस्तावेज ले जा रहा था। बो ने दी आउल एंड द स्क्विरल की मैन्युस्क्रिप्ट देख ली थी, इसलिए वह दिखावे के तौर पर उस दस्तावेज को नष्ट करने में मदद करने का नाटक कर गया मैन्युस्क्रिप्ट लेने के लिए। डोरम में डुओ ने अपनी दोस्तों से पूछा कि अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए कौन से कपड़े पहनना सही रहेगा। उसने बताया कि बियो को 2 टिकट मिले हैं ताकि वह उसके साथ जा सके। उसी समय याओ को यान का फोन आया, वही लड़का जो उसके और उसकी दोस्तों के लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीदता था। याओ ने बताया कि उसने अभी अभी डुओ के लिए बो के साथ मनोरंजन पार्क जाने के लिए एक ड्रेस चुन ली है। यह सुनते ही यन जल्दी से गया और चांग को इन्फॉर्म किया। अगली सुबह जल्दी ड्यू पार्क के गेट पर थी। बो आया और उसे क्लॉ मशीन खेलने ले गया क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। वह एडवेंचर गेम्स में भाग लेने की हिम्मत नहीं करता था। डो एक एक्सेसरी शॉप में रुकी, तभी बो को उसके टीचर का फोन आया। टीचर ने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट चुनाव की बात की। बो ड्यू को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ड्यूओ ने उसे कहा कि वह पहले महत्वपूर्ण काम निपटा ले। डो को लगा कि उसे बस स्टूडेंट काउंसिल और कॉमिक्स की परवाह है। तभी चेंग उसके पास आ गया और उसे पिछली रात की बात याद आई। यंग दौड़कर डुओ को बताने आया था कि बो डुओ को अम्यूजमेंट पार्क ले जाने वाला है। चंग ने पहले ही कहा था कि वह डुओ के साथ डेट पर जाएगा, लेकिन यंग ने समझाया कि डेटिंग का मतलब है पहली नजर में प्यार और फिर जीवन भर हाथ पकड़े चलना। हालांकि चांग ने दिखावा किया कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वह डुओ से भी पहले पार्क पहुंच गया था। वह चुपके से दाखिले से लेकर क्रेने गेम तक डू और बो के पीछे पीछे चलता रहा। जब डुओ और बो वहां से चले, चंग खुद क्रेने मशीन के पास गया और वह स्टफ्ड ओवल निकाल लिया जो ड्यू को पसंद था। इसके बाद चांग ने देखा कि बो पहले जा चुका है तो वह ड्यूओ का पीछा करता रहा। डुओ ने अपनी शानदार आर्चरी स्किल्स से स्टफ्ड स्क्विरल जीत लिया। उसे लगा कि चांग ब्लैक के बारे में ब्लैक से भी ज्यादा जानता है, इसलिए उसने फैसला किया कि स्क्विरल उसे ही दे दे। चांग ने कोई शिष्टता नहीं दिखाई, फिर भी उसे स्क्वायर लड़की डो के हाथों से छीनने में पूरी ताकत लगानी पड़ी। जब वे दोनों रेसिंग हाउस पहुंचे, चांग ने बताया कि वह ड्यूओ को क्लब का उपाध्यक्ष नामांकित करेगा। उसने इनॉग्रेशन गिफ्ट के रूप में उसे आवल दिया क्योंकि वह सोचता था कि वह और ब्लैक दोनों डो की मेहनत देख सकते हैं। डो हैरान रह गई और कहा कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। चंग जानता था कि वह मन ही मन बहुत खुश है। फिर उसने ड्यू को मौका दिया कि वह कार की स्पीड पकड़ने की कोशिश करे। डो को अचानक थ्रिल राइड्स खेलने का साथी मिल गया। फेरिस व्हील पर चंग परेशान था क्योंकि उसके पास सेफ्टी हार्नेस नहीं था। डो ने उसे चिढ़ाने के लिए अचानक झटका दिया। उसी समय उसने चेंग के दाहिने हाथ पर एक तिल देखा और कहा कि ब्लैक के हाथ पर भी ऐसा ही तिल है। चांग ने तुरंत कहा कि बहुत से लोगों के ऐसे तिल होते हैं और तुरंत विषय बदलकर बाहरी फायरवर्क्स पर ले आया। फटाकों की रोशनी में चांग बस डो की मुस्कान देखता रहा। उसने उसे ऑल बॉय उधार लिया और ड्यू ने स्क्विरल गर्ल पकड़े रखा। चांग सोचने लगा क्या उसकी कहानी सच हो रही है। उस रात बो कार के सामने डुओ का इंतजार करता रहा। वह बोला मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, और उसे एक कैंडी दी। डो के बिखरे बाल देखकर उसने उन्हें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गई क्योंकि उसने बाल नहीं धोए थे। वो दिन की घटनाओं से खुद को दोषी महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ड्यू को एक और डेट पर बुलाने का मन बनाया। तभी याओ का फोन आया। गर्ल्स टर्म बंद होने वाला था। चंग को डो के साथ उसकी तस्वीर मिली और उसने हर तस्वीर अपने फोन में सावधानी से सेव की। अगले दिन याओ ने डुओ को जगाया और पता चला कि डुओ स्कूल की सोशल मीडिया पर सबका केंद्र बन चुकी है। पता चला किसी ने चुपके से उसकी तस्वीरें ली थी, पहले चांग के साथ मनोरंजन पार्क में, फिर वापस आने पर स्टूडेंट काउंसिल के उपाध्यक्ष बो के साथ उसके करीबी पलों की। क्लास में डू अपनी भावनाएं नियंत्रित नहीं कर पाई और स्कूल फोरम पर गई। वहाँ लोगों ने बहुत से नकारात्मक कमेंट्स छोड़े थे, यहाँ तक कि उन्होंने वोटिंग शुरू कर दी कि डुओ किसकी होनी चाहिए। स्कूल के बाद डुओ चांग से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह गलती से बियो से टकरा गई। बो ने उससे माफी मांगी क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कॉपीराइट थी और वह उसे दे नहीं सकता था। डुओ ने उसे दोष नहीं दिया, बस उसे चेताया कि हॉट सर्च पर आने से बचना। बो को कुछ समझ नहीं आया और वह फोरम पर गया। तभी उसे पता चला कि चांग ने उसकी जगह ले ली है। उधर चून को भी इस घटना का पता चला। यंग ने कहा कि चांग और बो स्कूल के 2 मेल आइडल्स जैसे हैं,
डुओ का दोनों से जुड़ा होना उसे स्कूल में शांतिपूर्वक जीने नहीं देगा। याओ ने कहा कि डुओ बहुत दुखी है और किसी से मिलना भी नहीं चाहती। चंग चिंतित हुआ। उसने डुओ को मैसेज किया लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। असल में दो कमरे में थी, वह कॉमिक्स पढ़ रही थी। तभी उसे चेंग का मैसेज मिला। उसने बताया कि उसने ब्लैक का मैन्युस्क्रिप्ट ले लिया है और क्लब की ओर दौड़ रहा है। डुओ अपने आइडल की ड्राइंग देखकर खुश हुई और उसने अनुमान लगाया कि पिछली रात चैंग इसी डिस्कार्डेड ड्राइंग को लेने कॉमिक क्लब गया था। जब चैंग ने उससे सोशल मीडिया की घटना के बारे में पूछा, डुओ ने अभिनय करने की कोशिश की लेकिन चैंग के सामने वह नहीं कर पाई। आखिरकार उसे मानना पड़ा कि वह ऐसी टैंजरीन है जिसे सार्वजनिक राय अभी खाने वाली है। चैंग ने कहा कि ब्लैक ने एक बार एक चैप्टर लिखा था जिसमें एक साथी इंसान आउल बॉय और स्क्विरल गर्ल की दोस्ती खोजता है। उसका अर्थ था कि दूसरों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी सबका प्रिय नहीं बन सकता। आउल बॉय को सिर्फ एक साथी चाहिए जो उसके साथ खड़ा हो और सारी क्रूरता से लड़ सके। डुओ यह बात समझती थी लेकिन उसके लिए ऐसा करना कठिन था। बुरे शब्द परछाई की तरह हमेशा उसके पीछे पड़े रहते थे। डुओ जानती थी कि उसे कायर नहीं होना चाहिए, फिर भी उसका मन चाहता था कि वह शुतुरमुर्ग बनकर सबसे दूर भाग जाए। वह कायर नहीं होना चाहती थी लेकिन वह भाग जाना चाहती थी। चैंग ने उसे रोका और कहा कि वह उसके साथ उसका शुतुरमुर्ग बनेगा। जब डुओ बाहर निकली तो पाया कि दरवाजा बंद था और संयोग से दोनों के फोन बंद पड़ चुके थे। चैंग उसे ऑफिस वापस ले गया और उसे एकमात्र कंबल दे दिया। चैंग को एक्सचेंज मीटिंग के लिए पोस्टर पूरा करना था, इसलिए उसने डुओ को शुभ रात्रि कहा। डुओ ने चैंग को मेहनत करते देखा और उसने उसके साथ बैठने का फैसला किया। जब वह झुकी, चैंग ने तुरंत उसका चेहरा थाम लिया लेकिन डुओ सिर्फ मेज पर थोड़ी देर सोना चाहती थी। चैंग ने उसे धीरे से कंबल ओढ़ाया, फिर रोशनी को समायोजित किया ताकि उसके चेहरे पर सीधी रोशनी न पड़े। वह कंबल गिरा बैठा और उसे ठीक किया और उसे सोते हुए देखते हुए चित्र बनाता रहा। सुबह डुओ उठी और चैंग को अपने पास सोने का नाटक करते देखा। तभी जेनिटर की आवाज सुनकर वह तुरंत उठी, नमस्ते कहा और मेज साफ की। नतीजा यह हुआ कि डुओ और चैंग दोनों को डॉर्म से गैर हाजिरी के लिए शासन की चेतावनी मिली। जब चैंग डुओ को घर छोड़ने लगा, उसने कहा कि वह स्कूल के लिए तैयार हो जाए ताकि वह टीचर को सब समझा सके। दूर से दो लड़कियों ने फोटो खींच ली जिसमें चैंग सुबह सुबह डुओ को छोड़ रहा था। ऑनलाइन लोगों को फिर चर्चा का मौका मिल गया। वे व्यंग्य करते हुए बोले कि डुओ तो डेटिंग एक्सपर्ट निकली जो एक ही समय दो लड़कों से डेट कर सकती है। फिर कहा कि चैंग डुओ के साथ सो चुका है इसलिए वह आगे है। इन तानों को सुनकर डुओ को तुरंत उलटी जैसा महसूस हुआ। यहाँ तक कि जब वह बाथरूम गई तब भी लोग उसे नहीं छोड़े। वे कह रहे थे कि उसने अपने शरीर का इस्तेमाल करके स्कूल के सबसे अच्छे लड़कों को फुसलाया है। डुओ एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच गई जैसे पहले थी। तभी हेरुई अंदर आई। उसने कहा कि स्कूल कैमरे ने साफ रिकॉर्ड किया है कि वे लोग चोरी छिपे डुओ की तस्वीरें ले रहे थे, फिर भी वे खुद को अच्छे लोग समझते हैं। उन्होंने डुओ का सच्चा चेहरा उजागर किया था। याओ ने कहा कि एक तस्वीर सच नहीं बता सकती। बाथरूम में डुओ को चैन के शब्द याद आए कि उसे दूसरों की नजरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। वह पहले वाली कमजोर डुओ नहीं थी और उसने फैसला किया कि वह बाहर जाएगी और उन लोगों का सामना करेगी जो उसे आलोचना कर रहे थे। डुओ ने शांति से उनकी घटिया फोटोग्राफी स्किल्स पर टिप्पणी की। उसने घोषणा की कि वह स्कूल को सब कुछ बताएगी ताकि शिक्षक उन लोगों को सजा दें जो उसे अपमानित करने की हिम्मत करते हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि कभी कभी जो दिखाई देता है वह सच नहीं होता। जब डुओ स्कूल के मैदान में पहुंची तो उसे सौभाग्य महसूस हुआ कि उसकी दो अच्छी मित्र वहाँ थी। हेरुई ने बताया कि चैंग ने स्कूल में शिकायत दर्ज की थी और उसने सुरक्षा कैमरे जांचने की भी मांग की थी जिसकी वजह से रूमर फैलाने वाले को पकड़ा गया। डुओ क्लब की ओर दौड़ी और उसने चैंग को वहाँ सोते पाया। वह तुरंत खड़ी होकर उसे सूरज की रोशनी से बचाने लगी और उसने चैंग को उसे पुकारते सुना। उसने उसे अफवाह फैलाने वाले को ढूंढने के लिए धन्यवाद कहा। उसने कॉमिक क्लब की उपाध्यक्ष बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चैंग ने तुरंत डुओ से आने वाली प्रदर्शनी के लिए नए विचार देने को कहा। डुओ ने घर जाकर सोचने की अनुमति मांगी और जाते जाते उसे याद दिलाया कि वह सोफे पर सोए ताकि आराम मिले। क्लब मीटिंग में चैंग का मानना था कि डुओ के कॉमिक्स के प्रति प्यार ने सबको एक साथ लाया है, इसलिए वह उसे क्लब का उपाध्यक्ष नियुक्त करता है। डुओ ने सदस्यों के जोशीले समर्थन के साथ अपना पद संभाला। चैंग ने जोड़ा कि इस वर्ष जजों के अलावा दर्शक भी वोट कर सकेंगे। सदस्य बात करने लगे। कुछ फ्लायर्स बांटना चाहते थे, कुछ पारंपरिक परिधान पहनकर प्रचार करना चाहते थे। डुओ को एक दिलचस्प विचार आया, ब्लैक की पेंटिंग की फोटो लेकर उसे एक कॉलेज पजल बनाना। जो भी कॉलेज को सफलतापूर्वक जोड़ लेगा उसे ब्लैक की असली मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी। चैलेंज में भाग लेने की शर्त यह थी कि प्रतिभागी को कॉमिक क्लब को वोट करना होगा। डुओ ने खुशी से चैंग के साथ हाई फाइव किया और उनके सफल सहयोग की कामना की। प्रदर्शनी सफल रही। प्रदर्शनी का विस्तार भी हुआ क्योंकि कई कॉमिक क्लब्स शामिल हुए थे। डुओ ने
चंग को उसकी ड्रेस की तारीफ करने के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन उसकी खुशी अचानक खत्म हो गई जब वह गुंडा दिखाई दिया जिसने पहले उसे परेशान किया था। वह चुअन था। जब उसने देखा कि उन्होंने उसे पहचाना नहीं तो वह तुरंत वहाँ से भाग गई। चंग ने उसके कांपते हुए हाथ देखे, उसने बहाना बनाया और छात्रों को दूसरे बूथ पर ले गया। दुआ ने राहत की सांस ली और शांति पाने के लिए वहाँ से चली गई। उसे याद आया कि उन्होंने न केवल उसे पीटा था और उसका मजाक उड़ाया था, बल्कि उसके बाल भी काट दिए थे। दो की अचानक चुअन से भिड़ंत हो गई। वह तुरंत डर गई। सौभाग्य से वो समय पर आया और उसे क्लब वापस ले गया। यहाँ बियो ने ब्लैक की ड्राइंग देखी और वह समझ गया कि वह ड्यू को अपनी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं दे सकता। उसने दुखी होकर मैन्युस्क्रिप्ट को प्रदर्शनी बूथ के कूड़ेदान में फेंक दिया। चंग ने देखा कि डुओ बार बार ध्यान खो रही है। जब उसने कहा कि उसे भूख लगी है, हेरुई उसे खाने ले गई, पर वहाँ भी वे चुआन से टकरा गए। चुआन जितना डुओ को देख रहा था उतना ही उसे लगता था कि वह उसकी पुरानी पहचान जैसी लगती है। हेरुई ने सोचा कि चुआन ने व्यक्ति को गलत समझ लिया और तुरंत वहाँ से निकल गई। डुओ ने हेरुई को कहा कि वह पहले घर जाए, उसे कुछ अकेलापन चाहिए। जब हेरुई अकेली वापस पहुंची, चेंग डुओ को ढूंढने गया। वह डुओ को उस तस्वीर को देखते हुए मिला जिसमें आउल स्क्विरल को गले लगा रहा था। चंग ने पूछा, क्या हुआ है? जब उसने देखा कि डुओ सामान्य बनने की कोशिश कर रही है तो उसने उसे याद दिलाया कि झूठ बोलने की आदत भी एक बीमारी है। डुओ ने सोचा, अगर उसने कुछ छुपाया तो क्या चेंग फिर भी उसका दोस्त रहेगा? चेंग जानता था कि ड्यू पूरी सच्चाई बोलने में कठिनाई महसूस करती है, लेकिन उसके साथ समय बिताने और बात करने पर उसे पता लगा कि उसकी नीयत कभी बुरी नहीं होती। उसने कहा कि वह उसके झूठों को दोष नहीं देता, वे उसे खुद को बचाने में मदद करते हैं। चेंग ने आउल का चित्र बनाया और उसे ड्यूओ के माथे पर चिपका दिया। उसने उसकी ड्राइंग स्किल का मूल्यांकन किया और कहा कि वह ब्लैक से बहुत कमजोर है। प्रदर्शनी के अगले दिन डुओ ने अपनी सकारात्मक ऊर्जा वापस पाई और पूर्ण रूप से स्क्वायर बन गई। बाहर शुइचेंग यूनिवर्सिटी की प्रदर्शनी हॉल में भीड़ इकट्ठी हुई थी। लोगों को बस वोट करना था और उन्हें ब्लैक की एक ड्राइंग मिल जाती। चेंग को एहसास हुआ कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम था। उधर बोचुआन से मिलने गया और उसने कहा कि वह वही स्केच था जो उसने कूड़ेदान में फेंका था। चुआन को विश्वास नहीं हुआ कि ब्लैक एक पूरी ड्राइंग फेंक देगा। डुओ ने यह सब दूर से सुना। वह तब तक इंतजार करती रही जब तक चुआन वहाँ से न चला गया और फिर वह बियो के पास गई। वो जानता था कि डुओ ने सब सुन लिया है। उसने माना कि वह ड्राइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई थी, एआई से बनी हुई। डुओ को लगा कि मशीनों में इंसानों जैसी आत्मा नहीं होती, इसलिए ब्लैक ऐसा नहीं कर सकता। वह दृढ़ थी कि वह किसी को भी ब्लैक को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। डुओ ने सबको बताया कि उसने आयोजकों को रिपोर्ट कर दी है क्योंकि वह ब्लैक की प्रतिष्ठा की रक्षा करना चाहती थी। चेंग को ढूंढने के रास्ते में डुओ की बियो से फिर मुलाकात हुई। जब उसकी आंखें ठंडी हो गई थी, बो का दिल टूट गया। वो सच बताने वाला था, लेकिन ड्यूओ ने कहा कि वह जानती है कि वह ब्लैक नहीं है। उसने उसकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद दिया और उसी समय आयोजकों ने घोषणा की कि एक रहस्यमय अतिथि छात्रों के साथ बातचीत करने आएगा। वो शांत खड़ा रहा और ड्यू को दूर जाते देखता रहा। फिर सब लोग मंच के पास जमा हो गए। फेंग ने घोषणा की कि यह रहस्यमय अतिथि ब्लैक है। चेंग आउल की पोशाक में छिपा हुआ था। उसने बताया कि वह सीजन 3 की कहानी जारी रख रहा है, इसलिए ट्यूएट थान यूनिवर्सिटी के हाथ में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई थी। उसने कहा कि एआई की अपनी कीमत है, लेकिन वह कभी निर्माता की भावनाएं और चेतना व्यक्त नहीं कर सकता। उसने कहा कि उसके सभी रचनाएं असली भावनाओं पर आधारित हैं। वह हाथ से ड्राइंग करता रहेगा ताकि अपने प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त कर सके। ब्लैक ने किसी विशेष व्यक्ति से बातचीत करने का फैसला किया। उसने फ्लाइंग स्क्वायर गर्ल को चुना। इससे डुओ खुशी से झूम उठी। वह घबराई हुई उम्मीद कर रही थी कि ब्लैक उसे गले लगाएगा। आखिरकार डुओ ने ब्लैक की गर्माहट महसूस की, जिसने एक समय उसे निराशा भरी जिंदगी से बचाया था। उसने कबूल किया कि उसे ड्यूओ पसंद है, लेकिन डुओ को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। फिर वह गलियारे में अकेली खड़ी रही, चेहरे पर बेहद खुशी के भाव ले। लेकिन तभी उसकी मुलाकात चुआन से हो गई। उसके सबसे निराशाजनक पल में चेंग आउल की पोशाक में फिर से वहां आ गया। उसने तुरंत उसे वहां से खींच लिया। ऑफिस में पहुंचकर उसने ड्यू को संकेत दिया कि वह दुखी न हो क्योंकि उसकी मुस्कान बहुत सुंदर है। उसने उसे बताया कि उसे उसकी कॉमिक्स बहुत पसंद है। जब भी वह सबसे ज्यादा असहाय महसूस करती थी, कॉमिक्स के किरदार उसे आगे बढ़ने का साहस देते थे। वह एक बार रावचेंग में उसके ऑटोग्राफ सेशन तक 6 किलोमीटर दौड़ कर गई थी, लेकिन जब वह पहुंची सब खत्म हो चुका था। तभी एक आउल आया और उसकी कॉमिक पर हस्ताक्षर कर गया। हालांकि उसे याद नहीं, पर वह पल ड्यू की जिंदगी का सबसे खूबसूरत क्षण था। तो उसने अपनी
अपनी और ग्लव्स निकाले, उसके लिए फिर से हस्ताक्षर करने के लिए। वह आशा कर रहा था कि कल डुओ की जिंदगी में एक नया अच्छा यादगार पल बन सके। जब डुओ ने उसके हाथ पर तिल देखा तो उसे तुरंत चेन का हाथ याद आया, पर उसने देखा कि वह जल्दी से खड़ा हुआ और दरवाजा खोलने दौड़ा। वह थोड़ी चंचल होने के लिए माफी मांगने लगा। प्रदर्शनी कक्ष में वापस आकर ड्यूओ ने खुशी से याओ को मजबूती से गले लगाया। तभी चेंग भी लौट आया। वह चुपचाप ड्यूओ के सामान उठाने में मदद करने लगा और स्मृति तस्वीर को दीवार पर पिन कर दिया। चेंग को वह पल याद आ गया जब उसने ड्यूओ को गले लगाया था। दो ने चेंग से ब्लैक से मिलने के बारे में साझा किया। वह देखती है कि चेंग उसे अनदेखा कर रहा है और उसे चिंता हुई कि शायद वह अब ब्लैक की परवाह नहीं करेगा। दोपहर में उसने सुना कि वह बस दोपहर में थोड़ी व्यस्त था। दो ने फिर ब्लैक को गले लगाने के उस पल का विस्तार से वर्णन किया। उसने सोचा कि हो सकता है चेंग उदास है क्योंकि वह ब्लैक से नहीं मिल पाया, इसलिए उसने उसे इनविटेशन कार्ड दे दिया और फिर देखा कि चेंग लाल हो गया। दो ने धीरे से उसके गाल को छुआ यह जांचने के लिए कि क्या उसे बुखार है। इसी बीच हे रुई ने गलती से ड्यूओ का हाई स्कूल फोटो देख लिया और समझ गई कि ड्यूओ चुआन की पूर्व सहपाठी थी। तभी याओ लौटी और बताया कि ड्यूओ ने इवेंट में ब्लैक को गले लगाया था। हे रुई को यह सुनकर असमंजस हुआ और फिर उसने ड्यू को बाहर बातचीत के लिए बुलाया। हे रुई ने सोचा कि क्या ड्यूओ चुआन की दोस्त है, क्योंकि उसने सुना था कि वह गड़बड़ करने वाला है और वह ड्यूओ की चिंता कर रही थी। दो को याद आया कि सालों पहले जब वह अकेले स्कूल जाती थी, चुआन ने एक बार उसे रोका और पैसे मांगे थे। उस खतरनाक परिस्थिति में ड्यूओ ने झूठ बोला कि वह उसके होमरूम टीचर की बेटी है, पर उसने आशा नहीं की थी कि वह झूठ चुआन को बार बार परेशान करने का कारण बन जाएगा। हालांकि अब वह बहुत मजबूत हो चुकी थी और उसके अच्छे दोस्त हैं जो हमेशा उसकी रक्षा और समर्थन करते हैं। प्रदर्शनी के तीसरे दिन ड्यूओ ने हेरोई को प्रदर्शनी हॉल में ले जाया। उसने बताया कि एक पर्किंग ने महिलाओं के बाथरूम में कैमरा लगाया था। हेरोई ने सौभाग्य से इसे जल्दी पहचान लिया और ड्यू सुरक्षा कैमरे की फुटेज देखने गई। सुबह सुबह एक संदिग्ध व्यक्ति महिलाओं के बाथरूम में गया था। चेंग ने सोचा कि वह व्यक्ति निश्चित रूप से कैमरा वापस लेने लौटेगा, इसलिए उन्हें बस इंतजार करना चाहिए। धैर्य पूर्वक बो आया और सबकी योजना में शामिल होने का अनुरोध किया। इवेंट के अंत में संदिग्ध कैमरा लेने आया। दू और ही रुई कैमरा हाथ में लेकर बाहर निकली और निश्चय ही वह चुआन था। वह दोनों लड़कियों पर हमला करने ही वाला था, पर हुआ दो और अन्य छात्रों ने उसे रोक लिया। दूर से यांग पकड़े जाने के लिए तैयार था, पर अनचाहे उसने खुद पर ही बंदूक चला दी। याओ ने चुआन को पकड़ा पर गलती से उसकी पैंट फाड़ दी। वह भागने लगा पर पकड़ से बच नहीं पाया। अंततः चेंग ने परकर उक्त आदमी को धर दबोचा। फेन ने छात्रों से कहा कि वे वापस स्कूल लौट जाएं और वह चुआन को पुलिस स्टेशन तक ले जाएगी। दिन की आखिरी बस में चेंग ने डुओ की ओर देखा, पर उसे नहीं पता था कि वह भी कांच की खिड़की से उसे देख रही थी। उस रात ड्यूओ ने एक बहुत खूबसूरत सपना देखा। उसे ब्लैक का असली रूप देखने की अनुमति मिली, पर आश्चर्य यह था कि वह चेंग ही था। सपने में उसके चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान थी क्योंकि ड्यूओ ने उसके बारे में सपना देखा। इसका मतलब था कि वह उससे गहरे प्यार में थी। जब दो लड़कों के डोरम में चेंग का इंतजार कर रही थी, उसने पारिवारिक विरासत की मलहम से उसके हाथ की चोट ढंकी। पिछली रात जो हुआ उसके बाद वह खुशकिस्मत महसूस करती थी कि उसके पास अच्छे दोस्त थे। चाहे ब्लैक मैनचंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो या नहीं, वह परिवार की सफलता में योगदान देने के लिए दृढ़ थी। वह कॉमिक क्लब में भी योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध थी। चेंगदो को ब्लैक के प्रति अपनी भावनाएं बदलने की अनुमति नहीं देता। वह जोर देता कि वह उसे खोजने की कोशिश में धैर्य बनाए रखे। मीटिंग के दौरान चेंग ने घोषणा की कि क्लब ने न केवल क्रिएटिव आइडिया के लिए फर्स्ट प्राइज जीता है, बल्कि आउटस्टैंडिंग पर्सन अवार्ड भी पाया है। हालांकि बजट ज्यादा नहीं था, पर यह क्लब की गतिविधियां चलाने के लिए पर्याप्त था। उस वक्त एक पुराना सदस्य यूक्यू क्लब में लौटा। यंग ने परिचय दिया कि वह पहले चेंग के साथ बहुत अच्छी मित्र थी, पर फिर उसे एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में विदेश जाना पड़ा। जब उसने यूक्यू से फिर मुलाकात की, बो को तुरंत वो साल याद आ गए जब वह उसकी तरफ आकर्षित थी। उसने बहाना बनाया कि वह थोड़ा व्यस्त है और पहले जाने की अनुमति मांगी। जब डुओ सोच रही थी कि चेंग ने सिर्फ उसे ही रिसर्च सब्जेक्ट क्यों चुना, तो उसने कहा कि केवल वही शर्तें पूरी करती थी। डुओ अचानक महसूस करने लगी कि वह महत्वपूर्ण बन चुकी है। चेंग ने डुओ को एक आईना दिया और पूछा कि अब वह अपने बारे में कैसा महसूस करती है। डुओ ने सोचा कि वह बहादुर बन गई है। वह अब मुश्किलों का सामना करते हुए भागती नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास अच्छे दोस्त हैं। प्रयोग के अंत में उसने देखा कि वह अपने सिवाय किसी और की अच्छी दोस्त बन चुकी है। डुओ ने चेंग से मदद मांगी कि वह उसे उठाने में मदद करे, पर अनपेक्षित रूप से वह पीछे मुड़ी और गलती से उसे गले लगा लिया। जब उसने यूक्यू को आते देखा, डुओ ने पहले जाने की अनुमति मांगी। मिडिल नाइट में चेंग बेनकाब होकर आवल की कहानी ड्रॉ कर बैठा। डुओ के साथ बिताए
पलों को याद करते हुए और उसकी प्रेरणा और जोर पकड़ने लगी। अगले दिन डुओ ने यूची और चेंग के बीच बेहतरीन तालमेल का साक्षी देखा। वह असहज महसूस करने लगी और बार बार उससे टोकती रही। यूची ने यह देखकर जानबूझकर चेंग की ड्राइंग की तारीफ की, कहकर कि वह बहुत प्यारी है। डुओ और भी अधिक जलन महसूस करने लगी, इसलिए अनायास उसने नकली पौधे को पानी दे दिया। फिर उसने कहा, माफ करो, माफ करो। जितना अधिक असहज महसूस हुआ, उतना ही उसने चेंग के लिए मुश्किलें बढ़ाई। जब डुओ ने थकान की शिकायत की, चेंग ने भूख का बहाना बनाया और उसे खाने लेने भेजा। यूची ने पूछा कि चेंग डुओ को कब सच बताएगा। पता चला कि उसने उसे एग्जीबिशन में अपने आउल का कॉस्ट्यूम उतारते देखा था। यूची राज्य रखने के लिए सहमत हुई, पर केवल इस शर्त पर कि चेंग उसकी मदद करे और बियो का पीछा करे। वह जानना चाहती थी कि उसने ड्यूओ को उपाध्यक्ष क्यों चुना। चेंग ने सोचा कि उसने सचमुच कॉमिक क्लब को फिर से बनाकर मजबूत किया था। डुओ आनंद से दोनों के लिए खाना लाई। यूची को चेंग की खाने की पसंद का पता था, इसलिए डुओ अपना क्रोध रोक नहीं पाई। जैसे ही उसने काम खत्म किया, डुओ बो के कमरे के पास से गुजरी और उसे साथ खाने के लिए पूछ लिया। बो ने यूची को देखा और बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है। चेंग पोस्टर्स ड्रॉ करने के बाद बुरा मूड में था, इसलिए वह चाहता था कि बो सबके साथ चला जाए। रेस्तरां में यूची ने याद किया कि बो बैंगन नहीं खाता और चेंग शिमला मिर्च नहीं खाता। बो को उसकी बार बार पुरानी बातें सुनकर असहजता हुई। बो बहाना बनाकर रेस्ट रूम गया, पर यूची ने उसका पीछा किया। वह सोचती थी कि क्या बो अब भी सोचता है कि वह उसे पसंद करती है। बो बार बार यूची से पूछता रहा कि क्या वह ये कबूल करेगी कि उसके दिल में वह बाकी लोगों से अलग है। यूची लज्जित हुई और बो से माफी मांगी कि उसने 2 साल पहले उसे इतनी कठोरता से ठुकराया था। बो ने शर्त पर उसे माफ कर दिया कि यूक्यू उसे खाने पर ले जाएगी। अगले दिन कॉमिक क्लब ने टीम बॉन्डिंग सेशन रखा। यांग ने जानबूझकर डुओ से अपनी सीट बदल ली, पर हीरुई ने अपनी अधीनस्थ डुओ को उसके साथ बैठने के लिए बुलाया। सब लोग पहले ही सीक्रेट रूम में खेल में हिस्सा लेने के लिए निकल चुके थे। खाली पड़े विला के सामने हुआदाओ ने ड्राइवर को वापस बुलाने का इरादा किया। यांग मजबूती से खड़ा था और याओ की रक्षा करने का वचन दिया। अचानक दरवाजा खुला। वो आगे बढ़ा और किसी ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया। समूह डर के मारे भीतर वाले कमरे में भागा। बटलर ने कहा कि यह एक भुतहा घर है, लेकिन सिर्फ वही लोग सच उजागर कर सकते हैं ताकि जिया परिवार की आत्माओं को शांति मिल सके। यंग ने सोचा कि बटलर अभी तक जिंदा कैसे है, जब तक कि वही दोषी न हो। बटलर ने जोर से चिल्लाया, जिससे घबराकर यंग चैन पर कूद गया। उसने घोषणा की कि जिया परिवार के तीनों सदस्य आत्महत्या करके मर चुके थे। अतीत जानने से पहले उन्हें अपने आधुनिक उपकरण जमा करा देने होंगे। लॉटरी निकालकर 3 टीमों में बांटा गया और तीनों टीमें अलग अलग दिशाओं में चली। डो की टीम को धीरे धीरे जिया परिवार के बेटे से जुड़े सुराग मिले। उधर चाओबा और हेरुई चेंग से चिपके हुए थे। जब चेंग ने हवा में बजने वाली घंटी वन चाइम देखी तो उसने उसे जोड़कर लिखा, माँ और पापा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? इसी बीच यांग मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक नकली मकड़ी गिरने से ही वह रो पड़ा। उन्हें एक बॉक्स मिला जिसमें एक कागज था, प्यार हमेशा साथ रहेगा। सारे सुराग बताते थे कि जिया परिवार बहुत खुश था। चाओबा ने विश्लेषण किया कि पिता का कोई अफेयर नहीं था और माँ बस महजों खेलती थी। याओ ने सोचा कि लकड़ी की अलमारी लिविंग रूम में क्यों रखी थी। अचानक अंदर से एक लड़के की आवाज आई जो अपने माता पिता से माफी मांग रहा था। सब डरकर भाग गए। यांग डर से कांपते हुए याओ से चिपक गया। एक बेडरूम में उसे एक श्रापित सी दिखने वाली गुड़िया मिली। लाइट की टिमटिमाहट से डरकर उसने याओ को कसकर गले लगा लिया ताकि साबित कर सके कि वह बहादुर है। उधर ड्यूओ ने अनजाने में चेंग का हाथ पकड़ लिया और उसे अलमारी में खींच लिया। जब उसने लड़के को कमरे की मांग करते सुना, डुओ डरकर चेंग के कान ढक लेती है और चेंग उसे भरोसा देता है कि वह यहीं उसके साथ है। अलमारी अचानक हिली, फिर रुक गई। अचानक वह अपने आप बंद हो गई और उनके बीच का फासला बिल्कुल कम हो गया। बाहर निकलने पर चेंग ने अनुमान लगाया कि यह युवा मालिक का गुप्त कमरा था। टेबल पर पोर्ट्रेट्स की एक फाइल थी जिसमें एक तस्वीर थी जहाँ लड़का अपना जन्मदिन अकेले मना रहा था। युवा मालिक की इच्छा थी कि उसके माँ बाप उसके साथ हों। चेंग को अचानक अपना बचपन याद आया। वह हमेशा अकेला जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाता था। जब उन्होंने जिया परिवार के बेटे का रहस्य जान लिया, डो ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर वह बंद था। उसने युवा मालिक का जन्मदिन पढ़ा, लेकिन चेंग ने कहा कि उस समय आवाज से नियंत्रित ताले नहीं थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डो डरकर चेंग से कसकर लिपट गई। धीरे धीरे कई कागज के टुकड़े नीचे गिरे। यूकी की टीम को उधार पर्चियों IOUS का बड़ा ढेर मिला। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिया परिवार बाहर से अमीर दिखता था पर वास्तव में भारी कर्ज में डूबा था। 2 टीमें वापस लिविंग रूम पहुंची। वे बस चेंग, ड्यू और शाओ का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने एक लेख पढ़ा। पिता के घर छोड़ने के बाद पत्नी पागल हो गई और उसने भी आत्महत्या कर ली। चेंग और डुओ कागज जोड़ने का काम कर रहे थे। चेंग को लगा कि यह खेल बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ब्लैक की पजल जैसा। डुओ ने अंधेरे में उसकी रक्षा करने के लिए चेंग को धन्यवाद
धन्यवाद दिया। आखिरकार चैंग ने चित्र पूरा किया। उस पर लिखा था, अगली बार जरूर। उसने अनुमान लगाया कि युवा मालिक खुश नहीं था। अच्छे परिवार में रहने के बावजूद वह बस चाहता था कि उसका परिवार उसके पास हो। चैंग ने कहा कि बचपन में उसके पिता बार बार ट्रांसफर होते थे, इसलिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाना पड़ता था। उसे हमेशा कहा जाता, अगली बार सब बेहतर होगा, और उसे मजबूर किया जाता कि वह अपने माता पिता को समझे। तभी से चैंग को झूठ से नफरत है, क्योंकि अगर आप निश्चित नहीं तो वादे नहीं करने चाहिए। डुओ ने सोचा कि वह कभी चैंग से ऐसा नहीं कहेगी। सब अंदर भागे। जब डुओ का चेहरा चैंग के बहुत करीब था, डुओ ने जल्दी से अभिनय किया कि वह उसकी आंखों से धूल फूंक रही थी। सब सुराग जोड़ने के बाद चैंग ने निष्कर्ष निकाला, युवा मालिक को पेंटिंग पसंद थी। ऊपर से जिया परिवार शांत दिखता था, पर असल में वह एक टाइम बॉम्ब था। युवा मालिक नहीं जानता था कि उसके माता पिता भारी कर्ज चुकाने के लिए हर जगह से पैसे उधार ले रहे थे। पिता ने गुजारा चलाने के लिए उधार लिया और माँ ने अपनी शादी की ड्रेस बेच दी। उन्होंने बेटे का जन्मदिन कई बार मिस किया और हर बार कहा, अगली बार जरूर पूरा करेंगे। युवा मालिक को लगा कि वह अपने माता पिता पर बोझ है और धीरे धीरे वह अवसाद में चला गया। आखिरकार उसने अकेले जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया। पिता सदमे से टूट गए, शराबी बन गए और गिरकर उनकी भी मृत्यु हो गई। माँ यह बोझ न झेल पाने के कारण अंततः उसने भी अपनी जान दे दी। चैंग ने कोडेड कीबोर्ड विधि से होम शब्द बनाया और जैसा सोचा था वह युवा मालिक की अंतिम इच्छा थी। बटलर ने युवाओं को परीक्षण पास करने पर बधाई दी। यांग ने देखा कि बटलर वही चाबी पहने हुए है और उसके हाथ पर वही निशान है। उसने अनुमान लगाया कि सामने वाला आदमी वास्तव में जिया परिवार का बेटा है। बटलर ने धमकी दी कि वह सबको बंद कर देगा। सब भयभीत होकर भागे, सिर्फ चैंग शांत रहा। उसने अपना फोन केस लिया और कार में बैठ गया। उसने ड्यू को अपने पास बैठने को कहा। वे पास आए तो चैंग को हल्का सा दुख होने लगा। यूकी ने आगे बढ़कर बो के पास बैठने का निर्णय लिया। यांग ने याओ के साथ स्मृति चित्र लिया। डॉर्म में यांग ने चैंग को सलाह दी कि वह ड्यू को जीतने में और सक्रिय हो। चैंग डू को फिल्म के लिए मैसेज करने वाला था। उसी समय ड्यूओ ने ब्लैक को मैसेज भेजा और दिल खोलकर अपनी बात कही। उसने बताया कि उसे कोई पसंद है, पर उसे उसके भाव नहीं समझ आते। वह ठंडा है, लेकिन हर बार जब उसे जरूरत होती है वह उसकी कमजोरी पहचान लेता है। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर भी एक दुखद अतीत छिपा है और यह बात उसे उसकी ओर और खींचती है। लेकिन उनका रिश्ता हमेशा दोस्ती के स्तर पर ही रहा। अगर उसने पहल नहीं की तो क्या इसका मतलब है कि वह उसे पसंद नहीं करता? चैंग ने गलती से डुओ को ओके का संदेश भेज दिया। उसे लगा कि यह लंबी अस्पष्टता अब बस एक खेल बन चुकी है। कबूल करना और साथ होना यही सही राह है। ब्लैक के रूप में उसने ड्यू को शुभकामनाएं दी। डुओ को अचानक चैंग का मैसेज मिला, चलो फिल्म देखते हैं। उसने ब्लैक को धन्यवाद दिया हमेशा मदद करने के लिए। अगली सुबह डुओ ने सब कुछ हिरुई को बताना चाहा। उसने कहा कि वह एक अच्छी दोस्त को खोना नहीं चाहती, लेकिन चैंग के लिए अपनी भावनाएं रोक भी नहीं सकती। हेरुई ने ड्यू को दोष नहीं दिया, क्योंकि असली बात चैंग की भावनाओं की है। उसने ड्यू को सलाह दी कि वह अपना अतीत सारा चैंग को बता दे। अगर चैंग उसे सच में पसंद करता होगा तो वह उसकी कमजोरियों को जरूर समझेगा और स्वीकार करेगा। ड्यू क्लब गई। उसने चैंग को ह्वादो को डांटते सुना, क्योंकि झूठ बोलने से पोस्टर छात्र परिषद को देने में देरी हुई थी। यूकी काम पूरा करके उसे बीओ को दे चुकी थी। डुओ थकी हुई दिख रही थी, तो चैंग ने उसे संतरे दिए। डुओ सच बताना चाहती थी, पर अपने अतीत का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। फिर ड्यू को आशा हुई कि किताब उसे उत्तर देगी। उसने किताब 3 बार पलटी और हर बार वही पन्ना खुला जो कहता था, धीरे चलो। डुओ ने सोचा कि उसे अपने अतीत की बातें चैंग को बताने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तभी उसने देखा याओ कैफे में यांग के साथ अंदर आई थी। वह उनकी बातचीत सुनने लगी। याओ ने यन को धन्यवाद दिया कि उसने अब तक उसका ख्याल रखा। उसने उसके लिए पारंपरिक परिधानों के बारे में भी सीखा था, क्योंकि वह उनकी दोस्ती को महत्व देती थी। इसलिए वह उसे एक राज बताना चाहती थी। वह राज यह था, उसे लड़कों द्वारा लिखी गई गर्ल्स लव डायनामी गे कॉमिक्स पढ़ना पसंद था। उसे डर था कि लोग उसकी इस अजीब आदत को स्वीकार नहीं करेंगे। यांग ने उसका राज रखने के लिए सहमति जताई, इस शर्त पर कि याओ उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो। उसने मौके का फायदा उठाकर कहा कि उसे याओ पसंद है। उसे पसंद था कि याओ पारंपरिक परिधानों पर बहस करती है। उसे पसंद था कि वह दूसरों को नरमी से प्रोत्साहित करती है। उसे पसंद था कि वह कमजोर भी है पर बहादुर भी, क्योंकि वह याओ को पसंद करता है। वह उसकी किसी भी पसंद को समझने के लिए तैयार था। याओ ने यांग की गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह दी। यांग उत्साहित होकर वह पावर पॉइंट दिखाने लगा जो उसने याओ को प्रपोज करने के लिए बनाया था। याओ खुशी से उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराई।
मुस्कुराई। दरवाजे के पीछे डुओ सोच रही थी क्या चेन भी उसे उसी तरह स्वीकार करेगा अगर वह याओ जितनी ईमानदार हो सके। फिर ड्यू चेन को लेने क्लब गई। उसने पूछा क्या उसने पोस्टर पूरा कर लिया है। चेंग ने कहा कि यूक्यू ने पोस्टर बना दिया है और वह हुआ दाव को दोष नहीं देता क्योंकि उसने जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया था। उसने ब्राउन शुगर हॉट कंप्रेस भी ऑर्डर किया था क्योंकि उसे लगा कि ड्यू को पीरियड्स में असहज महसूस हो सकता है। उधर यांग अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रह पा रहा था। उसे याद आया कि प्यार करने वाले कपल अक्सर हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के गाल पर किस करते हैं, इसलिए उसने याओ का हाथ कसकर पकड़ा और अपना गाल उसकी ओर किया। यांग ने मौके का फायदा उठाकर याओ को उसका पहला किस दे दिया। दूर से यह देखते हुए चेंग ने डुओ की आंखें ढक दी क्योंकि यह दृश्य देखकर उसे शर्म आ रही थी। डुओ को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों दोस्त इतने जल्दी कपल बन गए। जब डुओ और चेंग पेड़ों के बीच से गुजरे, चेंग को लगा कि समय कितनी तेजी से बीत रहा है। देखते ही देखते सर्दी आने वाली थी और उसने सुना था कि इस जगह पर बर्फ नहीं गिरती। डुओ ने पत्तों से बर्फ बनाई ताकि चेंग को सरप्राइज दे सके। अगली सुबह बो का पोस्टर नोटिस बोर्ड पर दिखाई दिया। उसने छात्र परिषद अध्यक्ष के लिए सबसे पहले खुद के लिए वोट मांगा था, लेकिन जैसे ही उसने दोस्तों को आपस में चर्चा करते सुना, उसने पोस्टर फाड़ दिया और यूची से उसके अपराध के बारे में पूछने चला गया। उसने उसकी अच्छी नीयत के लिए धन्यवाद कहा, लेकिन जोर देकर कहा कि उसे यह सब नहीं चाहिए। यूकई ने भी उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसका पहला शक उसी पर गया था। बो को लगा कि यूक्यू ने यह पोस्टर फिर से उसे प्रभावित करने के लिए बनाया था। यूकई नाराज होकर पोस्टर उसे लौटा गई और चली गई। तभी ड्यू दौड़ती हुई आई। उसने बताया कि असली अपराधी बॉक्सिंग क्लब का लीडर है। कल रात वह और चेंग इत्तेफाका से उसे नोटिस बोर्ड के सामने कुछ करते हुए पकड़ बैठे थे और उसे एहसास हुआ कि यूक्यू का गुस्सा इस बार इतनी आसानी से नहीं जाएगा। डो को अचानक याद आया कि वह चेंग से मिलने का समय भूल गई है। उधर सिनेमा हॉल के सामने चेंग प्रैक्टिस कर रहा था और मानो ड्यू को बताने की तैयारी कर रहा था कि वह ब्लैक है सड़क के पार। डो ने उसका इंतजार रिकॉर्ड किया। चेंग ने डो को देखा और चिंतित होकर उसकी ओर दौड़ा। उसे डर था कि कहीं कोई कार उसे टक्कर न मार दे। उसने ड्यूओ का हाथ पकड़ा और छोड़ा नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित तरीके से सड़क पार करवाया। सिनेमा में दोनों सामने बैठे स्वीट कपल को देख रहे थे और अनजाने में उनकी नकल कर रहे थे। पीछे बैठी ऑडियंस ने शोर मचाया। देरी से आए कपल ने रास्ता मांगा। चेंग का हाथ धीरे से ड्यूओ के हाथ को छू गया। वे कुछ बोले नहीं, बस एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े रहे। डो ने हल्के से अपना सिर चेंग के कंधे पर रख दिया। फिल्म खत्म होने पर चेंग टू को एक सरप्राइज जगह ले गया। उसे मालूम था कि डुओ को बर्फ बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए एक कृत्रिम स्नोफील्ड तैयार कराया। उसने बर्फ में एक गिफ्ट भी छुपाया था। डो ने तेजी से अपना उपहार ढूंढ लिया। वह एक प्यारा सा स्नोमैन था। चेंग ने कहा कि यह स्नोमैन नकली है क्योंकि असली स्नोमैन थोड़ी सी गर्माहट भी नहीं सह पाता। पहली बार जब उसने ड्यूओ को देखा था तो उसने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन अब उसे बस गर्माहट महसूस होती थी। चेंग ने कबूल किया कि उसे ड्यूओ पसंद है। डुओ ने भी जवाब दिया कि उसे भी चेंग पसंद है। अगर सच में बर्फ गिरती तो सब कुछ परफेक्ट होता। अचानक अनगिनत कॉटन के सफेद रेशे हवा में उड़ने लगे, बिल्कुल बर्फ जैसी। चेंग ने धीरे से अपनी गर्लफ्रेंड को स्कार्फ पहनाया। फिर उसने उसके होंठ छुए और कहा, तुम्हारे होंठ संतरे जैसे मीठे हैं। दोनों खुशी खुशी साथ चले। चेंग ने फोटो खींची और अपनी गर्लफ्रेंड को नाइट मार्केट ले गया। दो टूटी हुई आत्माएं आखिरकार एक दूसरे को मिल चुकी थी। अब वे एक दूसरे को गर्माहट दे सकते थे और तारों भरे आसमान को साथ देख सकते थे। डो ने चेंग को बताया कि उसे गैलेक्सी क्यों पसंद है, क्योंकि वे आसमान के सबसे चमकीले तारे हैं। आंधी तूफान आने पर भी वह जानती थी कि वे हमेशा वही हैं। उन्होंने उसकी कई अकेली रातों में साथ दिया है। चेंग चाहता था कि वह ड्यूओ की गैलेक्सी बने, लेकिन ड्यूओ ने कहा कि उसके दिल में पहला स्थान हमेशा ब्लैक का रहेगा, क्योंकि ब्लैक की वजह से उसे चमकने का कारण मिला था। चेंग ने धीरे से ड्यूओ को गले लगाया और फुसफुसाया कि वह उससे प्यार करता है। यह दृश्य डो को उस पल की याद दिलाता है जब उसने ब्लैक को गले लगाया था और उसे झटका लगा जब उसने महसूस किया चेंग ही ब्लैक है। डो खुश हो गई कि उसके दिल के दोनों तारे अब एक हो सकते हैं। वह संगीत सुनना चाहती थी और अपने प्रेमी के साथ रात के आसमान को देखना चाहती थी। जब डुओ पहली बार चेंग के घर आई थी, वह उसकी भव्यता देखकर दंग रह गई थी और उसने उससे तस्वीर लेने को कहा था। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड से ऊपर चलने को कहा। वह ऊपर गई और ब्लैक के कमरे में प्रवेश किया। दो चारों ओर मौजूद परिचित किरदारों को देखकर भावुक हो गई। वह सोच रही थी कि सब कुछ काला सफेद ही क्यों है। चेंग ने बताया कि वह रंगों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं है, जो उसकी कलाकृति की एक कमजोरी है। दो ने उसे बैठने और आउल और स्क्विरल की अपनी संस्करण कहानी सुनने को कहा। फिर उसने पेशकश की कि वह उसकी कलरिस्ट बनेगी। चेंग उसके नजदीक आया और धन्यवाद कहा। दो ने उसे हल्का सा धक्का दिया और उसे नहाने को कहा। चेंग ने सुझाव दिया कि वे साथ में नहा सकते हैं। दो के शर्मिंदा चेहरे को देखकर चेंग ने कहा कि उसके घर में कई कलर थीम वाले कमरे हैं
नहाने के बाद चंग ने डुओ से कहा कि वह बिस्तर पर सोए, वह फर्श पर सोएगा। डुओ ने पूछा कि वह अपनी ब्लैक वाली पहचान लोगों से क्यों छुपाता है। चंग ने बताया कि वह थोड़ा अंतर्मुखी है और उसने प्रकाशक के साथ एक गोपनीयता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। डुओ ने वादा किया कि वह ब्लैक की पहचान किसी को नहीं बताएगी, यहाँ तक कि उनके रिश्ते को भी नहीं। चंग ने कहा कि प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। डुओ ने स्वीकार किया कि यह उसका पहला प्यार है, इसलिए वह इसे निजी रखना चाहती है। चंग ने अपने प्यार पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान ली। डुओ खुशी से उसका हाथ पकड़े रही। उसने पूछा क्या उसे ठंड लग रही है, क्या वह उसके साथ बिस्तर पर सोना चाहेगा। चंग ने पूछा क्या यह ठीक है, और फिर खुशी से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर पर लेट गया। डुओ ने पूछा कि उसने आउल और स्क्विरल को मुख्य पात्र क्यों चुना। चंग को याद आया कि मिडिल स्कूल में उसे एक फ्लाइंग स्क्वायर मिली थी। उसने उसके लिए ट्री हाउस बनाया और रोज उसके लिए नट्स लाया करता था। धीरे धीरे वह मोटी और प्यारी हो गई। एक दिन वह उड़न गिलहरी अचानक गायब हो गई और उसे बस एक आउल का पंख मिला। वह सोचता था कि शायद उनकी कहानी का एक अलग अंत हो सकता था। चंग एक खुशहाल परिवार चाहता था। डुओ ने सोचा कि चंग के माता पिता भले व्यस्त हों, लेकिन वे उससे प्यार करते हैं। शायद वे भी चंग जैसे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करने में कमजोर। इसके अलावा चंग को अभी अभी कोई मिला है जो उसे प्यार करता है। अगली सुबह जल्दी चंग ने धूप में डुओ के चेहरे को देखा। अपनी माँ की आवाज सुनकर उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि वो इंतजार कर ले। नीचे उतरते ही चंग ने जानबूझकर अपनी माँ को रोका। उसकी माँ 2 कटोरियां नूडल्स बना रही थी। उसके बाद उसे फिर अस्पताल वापस जाना था। मिस सू जानती थी कि उनका बेटा कई चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाता, पर वे मानती थी कि चैन की भी एक सीमा होगी। चंग ने अपनी माँ से कहा कि फिलहाल यह रात छुपा कर रखे और बाप को मत बताना। मिस सू ने हामी भरी और दोनों के जूते ठीक से लगा दिए। जब उसकी माँ चली गई तो चंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को नाश्ते पर बुलाया। डुओ ने उसकी माँ की खाना बनाने की कला की तारीफ की। स्कूल के बाद चंग ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बॉक्सिंग क्लब का अभ्यास देख रही है। डुओ ने तेजी से तारीफ कर दी कि उसकी तरह कोई भी हैंडसम नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड ही सबसे हैंडसम है। वो थोड़ी फिक्रमंद थी क्योंकि यूकी अभी भी बो से नाराज थी। उस दिन बो ने तो उसे पीछे तक नहीं पीछा किया। डुओ सोच रही थी कि क्या सारे लड़के इतने बेदर्द होते हैं। चंग ने दावा किया कि वह डुओ का पीछा करेगा, डॉर्म तक, उसके घर तक, यहाँ तक कि दुनिया के उस छोर तक भी। वही वह लाइन थी जो यन ने उसे सिखाई थी। जब उसने सुना कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर खाना खाना चाहता है, डुओ ने जल्दी से अपना अजब सा रूप बदल लिया। जब वह रेस्टोरेंट पहुंची, डुओ की मुलाकात अनायास यांग और याओ से हो गई। उसने बहाना बनाया कि उसने पहले ही खा लिया है, पर उसका गरजता हुआ पेट तुरंत सब बताने लगा। यांग जानता था कि वे छुपा रहे हैं, तो उसने मीठा बनकर व्यवहार किया। याओ से उसने पूछा कि कल रात चेंग और डुओ क्यों डॉर्म लौटे ही नहीं। याओ ने अंदाजा लगाया कि शायद वे सीक्रेटली डेट कर रहे हैं। यह सुनकर उसे मजा आया। हालांकि वापस जाते समय डुओ ने चेन से माफी मांगी। उसने कहा कि उसने अपना बॉयफ्रेंड दूसरों से जलने पर मजबूर किया क्योंकि वह अभी अपना रिश्ता सार्वजनिक नहीं करना चाहती थी। डुओ सच में उसे बहुत पसंद करती थी। डॉर्म लौटकर वह हेरुई के गुस्से का सामना करती है। हेरुई ने डुओ को याद दिलाया कि वह अभी भी अपना अतीत छुपा रही है। इसी बीच चेंग को झूठ से नफरत थी। दरअसल यह सब डुओ का डर था। अगले दिन चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर बुलाने के लिए मैसेज किया। चेंग को फोन घूरते देखकर यांग ने अंदाजा लगाया कि उसका दोस्त किसी मैसेज का इंतजार कर रहा है। उसने तंज कसा कि फोन हजारों का है पर कोई मैसेज नहीं भेजता। वह पुराने फोन जितना भी काम का नहीं। तभी उसे याओ का कॉल आया। यांग ने इस मौके का फायदा उठाकर चेंग के सामने अपने इश्क का प्रदर्शन किया। चूंकि डुओ ने मैसेज का जवाब नहीं दिया, चेंग के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय यांग के साथ खाने चले जाने के। याओ ने बताया कि डुओ क्लब पर जल्दी आ गई है। जब चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड की सूरत देखी तो उसे राहत मिली। वह खुलेआम चेंग का खाना खा रही थी और उसका पानी पी रही थी। वह खुशी खुशी और खाना ऑर्डर करने चला गया, पर डुओ किसी और को मैसेज कर रही थी। डुओ ने कहा कि वह स्टूडेंट यूनियन जाना चाहती है, तभी खाने तक पहुंच पाएगी। उसने बो को एक गुप्त उपहार दिया। वो एक यूएसबी ड्राइव थी जिस पर स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट थे। बो ने उसका धन्यवाद किया। डुओ ने बताया कि यह सब यूकी का काम था और वह सिर्फ सामान पहुंचा रही थी। यूकी सच में बो की मदद करना चाहती थी, पर डरती थी कि वह इनकार कर दे। बो ने मैसेज कर धन्यवाद दिया और यूकी से गलती के लिए माफी मांगी। उसने उसे ऑडिशन की तैयारी के लिए शुभकामना दी और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह उसकी ऑडियंस बनकर आएगी। जब डुओ लैब के सामने खड़ी थी, यांग ने तय किया कि काम खत्म कर ले ताकि उसका दोस्त स्वतंत्र रूप से डेट कर सके। डुओ को लगा कि उसका प्रेमी वाकई बहुत हैंडसम है। जब उसने एक अनजान आदमी को आते देखा, वह उसे जोर से धक्का देकर माफी मांगे बिना जल्दी से दूर हो गई। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को क्लब ऑफिस में खींच लिया। वह उसके और ज्यादा करीब होना चाहता था, पर उसी पल डुओ को एक मैसेज आया। उसने पूछा कि वह किसे मैसेज कर रही है, किससे बात करने के लिए उसे फोन चाहिए, पर वह उसकी
उसकी बात सुन ही नहीं पा रही थी। डू ने कहा कि वह यूकी से कुछ लड़कियों के राज के बारे में मैसेज कर रही थी। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाया और उसका हाथ पकड़ा। फिर वह खुद को रोक न सका और तेजी से उसे चूम लिया। देखकर कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी मैसेज कर रही है, चेंग ने उसे मेज पर उठा लिया। डू को एहसास हुआ कि उसकी बात यूकी से ज्यादा जरूरी है। वह अपने आकर्षक बॉयफ्रेंड के सामने खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर पैशनेटली किस किया। स्टूडेंट यूनियन में ड्यू और यूकी ने बो के भाषण पर टिप्पणी की। डू उनके बगल में बैठी और यूकी व बो को अच्छी तरह बातें करते देख रही थी। चेंग वहां से गुजरा और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड बो को घूर रही है। आखिरकार चुनाव हुआ। डू ने यूकी को मैसेज भेजकर उसे प्रोत्साहित किया कि वह मंच पर जाकर उस महान आदमी को पकड़ ले, पर नतीजा ये हुआ कि बो को छात्र परिषद का अध्यक्ष चुन लिया गया। चेंग को थोड़ा निराशा हुई कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के लिए चीयर कर रही थी। उसने तय किया कि वह सबके साथ जीत का जश्न मनाएगा। बो ने सबका ग्लास उठाकर उनका धन्यवाद किया। यंग ने एक मजेदार गेम आयोजित किया। उसमें अगर किसी का नाम लिया गया तो सबको उस शख्स के लिए शराब डालनी थी। उसने अभी अभी कहा था कि आज का मुख्य किरदार बो है, तो सब बारी बारी से बीओ के लिए शराब भरने लगे। सभी ने अपने ग्लास भरे और चेंग से परफॉर्म करने के लिए कहा। चेंग स्टेज पर गया। फिर उसने कबूल किया कि वह वाकई कुछ करना चाहता है, पर उसे नहीं पता था कि यह मंजूर होगा या नहीं। डू अचानक आगे आई और लाओ चेंग की अंगूठी पर सिर हिलाकर सहमति दी। उसने आधिकारिक तौर पर बाई दुओ को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय कराया। वह भी पलटी और दुनिया को ऐलान कर दिया कि वह उसकी गर्लफ्रेंड है। चेंग स्टेज से उतरकर उस इंसान के पास गया जिसे वह प्यार करता था। हालांकि उनकी खुशी के साथ हायरोई की उदास आंखें भी थीं। हायरोई ने ड्यू से बात की। उसने कहा कि वह ड्यूओ की प्रशंसा करती है क्योंकि ड्यूओ हिम्मत करके प्यार का पीछा कर सकती है। उसने माना कि उसकी जिंदगी हमेशा आसानी से चलती आई है। जिस चीज को वह चाहे वह आसानी से पा लेती है। सिर्फ प्यार ही उसकी पहुंच से बाहर था। वह नहीं चाहती थी कि वह एक दोस्त ड्यूओ को खो दे, पर उसे अपने दिल को ठीक होने के लिए कुछ वक्त चाहिए था। जब सब लोग अम्यूजमेंट पार्क गए, वे सब साथ मिलकर मैरी गो राउंड खेले। चेंग ने अभी भी ड्यूओ का हाथ नहीं छोड़ा, जबकि बो उनके पीछे खड़ा चुपचाप उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। फिर भी यूकी वहाँ चुपचाप बैठी उसे देख रही थी। चेंग ने उसके दोस्तों को अपने घर बुलाया क्योंकि डॉर्म बंद हो चुका था। उधर बो अभी पानी खरीदने गया था और यूकी उसे पार्क पर इंतजार कर रही थी। वह सोच रही थी कि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि उसने नोटिस किया कि वह हमेशा सबका अच्छा बर्ताव करता है। वह दूसरों के सामने नकारात्मक भाव नहीं दिखाने से डरता था। यूकी ने सोचा कि बो को सबको खुश करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अगर वह दूसरों की रिक्वेस्ट ठुकरा दे तो लोग उसे बुरा नहीं समझेंगे। बो ने माना कि उसका रहन सहन वाकई थकाऊ था, पर जब वह दूसरों को खुशी देता देखता तो सब कुछ सार्थक लगने लगता। यूकी ने सोचा कि उसकी देने की चाह दूसरों पर दबाव डाल सकती है, खासतौर से उन पर जो उसकी परवाह करते हैं। यह सुनकर बो ने सहमति दी कि वह एक बार खुद को प्राथमिकता देने की कोशिश करेगा। यूकी अचानक उसके पास जाकर उसे किस कर बैठी। फिर वह शर्माते हुए भाग गई और ब्यू अभी भी शांत नहीं हो पाया था। जब वे घर पहुंचे, चेंग अभी अपनी गर्लफ्रेंड से चिपका रहा। डो ने याओ से कहा कि यांग का ख्याल रखे। फिर उसने चेंग की मदद की और उसे कमरे तक पहुंचाया। दोनों गलती से ठोकर खाकर बिस्तर पर गिर पड़े। चेंग ने नशे की हालत में अपनी गर्लफ्रेंड को देखा और बस सब कपड़े उतारने की इच्छा हुई। डो ने अपने बॉयफ्रेंड को गुदगुदाकर शांत करने की कोशिश की और कहा कि पहले वह पानी भर कर दे। हालांकि चेंग ने उसे अपने बाहों से जाने नहीं दिया। चेंग ने कहा कि वह उसे बहुत पसंद करता है। पिछले 2 दिनों से वह बेहद दुखी महसूस कर रहा था। वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान तो गई थी, लेकिन वह इसे सभी से छुपाना चाहती थी। उसने यह भी कहा था कि वह यूकी से मिलेगी, लेकिन फिर वह बो को देखकर इतनी खुश होकर मुस्कुराई कि चेंग का दिल वाकई दुख गया। यह सुनकर ड्यूओ ने तुरंत चेंग से माफी मांगी। सुबह सुबह चेंग के माता पिता लौट आए और उन्हें पूरे घर में लड़के लड़कियां फैले हुए मिले। या उन्हें जल्दी से सबको उठाया। डो ने जल्दी से चेंग को उठाया। उसे लगा कि उसने कोई शर्मनाक काम नहीं किया। ऊपर से ड्यूओ ने उसकी माँ के बनाए नूडल्स खाए थे, लेकिन वह डर रही थी कि उसके माता पिता उसके बारे में गलत धारणा न बना ले। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को दिलासा दिया कि वह है, इसलिए सब ठीक रहेगा। चेंग ने ड्यूओ का हाथ पकड़ा और उसे नीचे अपने माता पिता से मिलने ले गया। उसने ड्यू को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में परिचय कराया। उसने कहा कि ड्यूओ यहाँ रुकी क्योंकि वह नशे में था और उसे देखभाल की जरूरत थी। मिस सू को डर था कि उनके पति गुस्सा करेंगे, इसलिए उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए सबको साथ में खाना खाने का निमंत्रण दे दिया। यांग ने बहाना बनाया कि वह पढ़ाई में व्यस्त है और अगली बार मिलने का वादा किया। मिस सू ने ड्यू को रोक लिया और साथ ही चेंग को कहा कि वह अंदर जाकर अपने पिता से बात करे। मिस्टर सू ने चेंग की तारीफ की कि वह अपने प्रेम संबंध को छिपाने में कितना होशियार है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चेंग की विदेश में पढ़ाई की सारी प्रक्रिया पूरी कर दी है। चेंग ने अपने पिता को दोष दिया कि वे हमेशा बिना उससे पूछे हर चीज अपने हिसाब से तय कर देते हैं। मिस्टर सू ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा
कहा कि क्या उन्हें हर बात बेटे से पूछकर करनी चाहिए। उन्हें लगा कि चेंग हमेशा बुरी संगत में घूमता रहता है, इसलिए वह इतनी हिम्मत दिखा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर चेंग ऐसा ही चलता रहा तो वह अपने भविष्य को कभी नहीं संभाल पाएगा। उन्होंने चेंग के भविष्य के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था और कहा कि बेटे के पास कोई और विकल्प नहीं है। मिस सू ने महसूस किया कि घर का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया है। उन्होंने ड्यू को बाहर बुलाया और बताया कि चेंग के पिता की कंपनी नई दवा लॉन्च करने वाली है, इसलिए शायद वह नए साल तक वापस न आए। चेंग को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसने अपने पिता से कभी कोई उम्मीद रखी ही नहीं थी। केक लेने जाते समय ड्यू ने मिसेस सू से चेंग की खूबियों के बारे में बात की। चेंग को अच्छा लगा कि उसकी माँ ड्यू से इतनी खुशी से बात कर रही है। जब मिसेस सू ने ड्यूओ के परिवार के बारे में पूछा, ड्यू ने कहा कि उसके परिवार को उससे बहुत उम्मीद है। उसने बताया कि उसके घर में पारंपरिक चीनी चिकित्सा की परंपरा है। मिस सू ने अंदाजा लगाया कि ड्यूओ का परिवार फिजिकल थेरेपी सेंटर्स की चेन चलाता है और ड्यूओ ने सिर हिला दिया। वह खुद को कोस रही थी कि वह आदतन झूठ बोल गई। कार में चेंग ने कहा कि उसकी माँ को ड्यूओ बहुत पसंद आई। उसे याद आया कि उसकी माँ ने कहा था कि उसके पिता उसे विदेश भेजना चाहते हैं। डॉर्म लौटकर भी चेंग दो का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था। दो को खुद ही हाथ छुड़ाना पड़ा, लेकिन वह फिर भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। चेंग ने बाहें फैलाकर अपनी गर्लफ्रेंड का स्वागत किया। वह वास्तव में बहुत खुश था कि उसकी माँ ने ड्यू को अपनाया। उसने स्वीकार किया कि हमेशा वही अपनी गर्लफ्रेंड का पीछा करता है। उधर बो ने युकी को चुनाव में मदद करने के लिए धन्यवाद देना चाहा। बो ने उसे ड्रिंक पर बुलाया। मेन्यू में स्ट्रॉबेरी और पीनट आइसक्रीम देखकर उसने युकी के लिए स्ट्रॉबेरी चुनी क्योंकि वह याद रखता था कि एक बार युकी ने एक पीनट खाया था और उसका मुंह सूज गया था। युकी उन पुरानी शर्मनाक यादों को याद करके हंस पड़ी। दोनों अतीत की बातें करने लगे। पुरस्कार समारोह में युकी की पेंटिंग केवल दूसरे स्थान पर आई थी जब उसकी आंख में धूल चली गई और वह टॉवेल से पोंछ रही थी। बो ने सोचा वह दुखी है और उसे दिलासा देने पहुंच गया था। उसकी मासूमियत युकी जैसे व्यक्तित्व वाली लड़की को आकर्षित करती थी। अगले दिन युकी ने कैफेटेरिया में बो को सीधे प्रपोज कर दिया। वो इतना चौंक गया कि वह घुट गया जब युकी को पता चला कि बो टेनिस पसंद करता है। उसने उसे मैच के लिए चुनौती दी। कौन जानता था कि युकी की एक ही सरड़ बो को जमीन पर गिरा देगी। बरसात वाले दिन बो युकी से बचने के लिए बारिश में भीगना पसंद करता था, लेकिन जब उसने एक कार आते देखी तो युकी ने बो को खींच लिया और गलती से उसे गिरा दिया। बो ने युकी से कहा कि वह उससे जितना हो सके दूर रहे। चोट लगने के बाद युकी ने उसका कहा मान लिया और विदेश एक्सचेंज प्रोग्राम पर चली गई। बो को अब भी अफसोस था कि वह उसके प्रति इतना कठोर था। युकी ने पिछली रात की घटना का जिक्र किया। वह डर रही थी कि वो असहज महसूस करेगा, तो उसने कह दिया कि वह थोड़ी नशे में थी, लेकिन वह मन ही मन चाहती थी कि दोनों को एक नया मौका मिले। नए साल की छुट्टियों में चेंग अपनी गर्लफ्रेंड से दूर नहीं रह पा रहा था। वह अपने गृहनगर जाना चाहता था और उसे उसके घर तक छोड़ना चाहता था। ड्यू ने अपने बॉयफ्रेंड को मनाया कि वह उसके लौटने तक इंतजार करे। जब ड्यू अपने पिता की चीनी चिकित्सा की दुकान लौटी, वह उन्हें सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसके पिता पहले ही जान गए। उन्होंने उसकी नाड़ी देखी और कहा कि उनकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है। ड्यू ने जल्दी से बात बदल दी और कहा कि जल्दी कुछ स्वादिष्ट बना दे। उधर चेंग को उसकी माँ का संदेश मिला। वह काम से बाहर जा रही थी और कोशिश करेगी कि नए साल से पहले लौट आए। अपने कमरे में लौटकर ड्यू ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया और चेतावनी दी कि उसके पिता रिश्तों के खिलाफ हैं। चेंग ने फैसला किया कि वह अपने होने वाले ससुर की मार से बचने की प्रैक्टिस करेगा। तभी मिस्टर बाई कमरे में आए और अपनी बेटी से नया तौलिया लाने को कहा। चेंग ने डो से कहा कि उसके माता पिता बिजनेस ट्रिपर हैं और वह उससे मिलने आना चाहता है। डो को याद आया कि एक दिन पहले उसकी माँ ने मान लिया था कि उसके घर फिजिकल थेरेपी सेंटर्स की चेन है और उसने सर हिलाकर हाँ कर दी थी। अब डुओ उस झूठ के परिणाम को लेकर डर गई और अपने बॉयफ्रेंड को घर आने नहीं दे सकी। अगले दिन चेंग पूरा दिन डो के मैसेज का इंतजार करता रहा। वह उसे बताना चाहता था कि उसका पिता उसे विदेश भेजने की जिद कर रहा है, लेकिन डुओ अपने पिता के कामों में इतनी व्यस्त थी कि उसने उसे कहा कि रात में फोन करना, लेकिन थकान से वह सो गई और भूल गई कि उसका बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा है। चेंग काफी देर इंतजार करता रहा पर कॉल नहीं आई। यांग ने अपने दोस्त का चेहरा देखकर कहा कि वह ड्यू से नाराज है। चेंग ने कहा कि जब से उसने कहा कि वह ड्यूओ से मिलने उसके होम टाउन आएगा, डुओ ने उसके मैसेज का जवाब देना कम कर दिया है। यांग ने चेंग की समस्या को समझा। उसने कहा कि मुख्य वजह यह है कि चेंग बहुत आज्ञाकारी है। उसने कहा कि लड़कियां ताकतवर सी ओ टाइप पसंद करती हैं। चेंग न तो रोकता न मनाता। इससे लगता है कि उसे ड्यू की कद्र नहीं। यांग ने उसे सलाह दी कि वह ड्यूओ के होम टाउन जाए और उसके घर जाकर खड़ा हो जाए। चेंग को यकीन हो गया कि डुओ इतनी भावुक होगी कि रो पड़ेगी। स्टडी रूम में जाकर चेंग ने कॉमिक क्लब की फाइलें देखी और ड्यूओ का घर का पता याद कर लिया ताकि उसे सरप्राइज दे सके। राव सिटी पहुंचकर चेंग ने उन गलियों की तस्वीरें ली जिन पर ड्यूओ बचपन से चली थी। वहीं ड्यू को चेंग की भेजी
फोटो मिली और उसने उसे फोन किया। चेंग ने कहा कि राव सिटी की टिकट मिलना मुश्किल है और ड्यूओ ने चैन की सांस ली। उसने उसे डांटा कि उसने इंटरनेट की तस्वीरें भेजकर उसे धोखा दिया। चंग ने फोन काट दिया ताकि अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज दे सके, पर उसे सबसे पहले देखने वाला वही चुआन था। चुआन आ गया था कला प्रदर्शनी में हुई घटना का बदला लेने। चेंग समय पर पहुंचा। उसने चुआन को चेताया कि मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ मत लगाना। उसने चुआन से कहा कि एक नकली झूठे इंसान से प्यार मत कर लेना। चेंग ने पीठ घुमाकर डुओ की तरफ देखा, जो उसे स्वागत करने के लिए अनिच्छुक सी दिख रही थी, तो वह तुरंत चल दिया। डुओ भागकर उसके पीछे आई। उसी क्षण उसके पिता ने अपनी बेटी को खाने के लिए बुलाया। चेंग ने खुद को उसके पिता से मिलवाने की कोशिश की, पर डुओ ने उसे केवल एक सहपाठी के रूप में ही पेश किया। मीबाई ने अपनी बेटियां को जल्दी से दोस्त को भी खाने के लिए बुलाने को कहा। भोजन के दौरान चेंग ने उत्साह से डुओ के पिता को वाइन परोसी। जब उसके पिता ने डुओ और चेंग के संबंध के बारे में पूछना चाहा, तो डुओ ने जल्दी से उनसे ज्यादा पानी पीने को कहा। मीबाई ने खुलकर बताया कि डुओ की माँ जल्दी ही मर गई थी, इसलिए उसे अकेले पाला। वह बोला कि डुओ बूढ़ी हो रही है और वह भी बूढ़ा हो रहा है। जब वह काम करने में असमर्थ होगा, वह फार्मेसी अपनी बेटी को दे देगा। जब उसने चेंग को विदा किया, तो डुओ ने कहा कि होटल पहुंचने पर उसे मैसेज कर देना। चेंग ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा जो घृणा है वह झूठ है। जब उसने चेंग को विदा किया, तो डुओ ने कहा कि अगर वह वास्तव में कुछ छुपा रहा नहीं है तो टेक्स्ट कर दे। बारिश होने वाली थी। डुओ छाता लेने भागी, पर चेंग पहले ही चला चुका था। मीबाई अपनी बेटी के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। वह जानता था कि चेंग डुओ का बॉयफ्रेंड है और उसने पूछा कि क्या उनका झगड़ा हुआ था। डुओ ने खुद को झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया, खासकर जब चेंग की मां ने उसके परिवार के पेशे के बारे में पूछा था। मीबाई ने कहा कि वह बेहतर आर्थिक हालात नहीं दे पाया, इसके लिए उसने माफी मांगी। उसने कहा कि डुओ को दूसरों के साथ ईमानदारी से संवाद करना सीखना चाहिए, पर डुओ डरती थी कि अगर वह सच बताएगी तो वह अपने प्रियजन को खो देगी। मीबाई ने समझाया कि एक वयस्क को अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगर वह दूसरों से सच्चाई चाहती है तो पहले खुद ईमानदार हो। भले ही लोग न समझें, फिर भी शर्मिंदा तो नहीं होगी। अगले दिन डुओ उस छोटी गली से गुजरी जहाँ उसने पहली बार ब्लैक से मुलाकात की थी। अचानक चुआन प्रकट हुआ, पर डुओ अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी। वही जोर से लड़ी और चुआन के कमजोर हिस्से पर वार किया। उसके साथी तुरंत आकर उसे रोकने लगे। उसी वक्त चेंग भी पहुंच गया, लेकिन चुआन के गुर्गों की संख्या ज्यादा थी और उन्होंने आसानी से चेंग को हरा दिया। तभी उन्होंने डुओ के पुलिस बुलाने की आवाज सुनी और पीछे हट गए। यह देखकर कि उसकी गर्लफ्रेंड घायल नहीं, चेंग जमीन पर बैठ गिरा। घर लौटकर डुओ ने बारीकी से चेंग की चोट का इलाज किया। एक अनुभवी डॉक्टर की तरह मीबाई ने चेंग की जोड़ों की समायोजना की। वह बाहर बारिश देखकर बोला कि अभी होटल वापस न जाए। कमरे में डुओ ने बताया कि उसके पिता उसके लिए सामान लेने गए हैं। तभी यंग ने कॉल कर पूछा कि क्या डुओ छुआ गई थी। चेंग की लज दिखते ही वह बहाना बनाकर बाहर निकल गई। दरवाजे के पीछे उसने चेंग को यंग से कहते सुना कि यह वही लड़का है जिसने उसे मार दिया था। वह वही था जिसने उसे मारा था। कमरे में डुओ ने अपने पिता की सीखों के बारे में सोचा कि ईमानदारी से ईमानदारी का आदान प्रदान करें। फिर भी वह अपने अतीत और अपने झूठों का सामना करने का साहस नहीं जुटा पाई। सुबह सुबह उसने सूटकेस खींचने की आवाज सुनी। वह भागकर मिली और चेंग से कहा कि नए साल की शाम यहाँ ठहरे। उसी समय मीबाई आए और चेंग को ट्रेन स्टेशन तक छोड़ रहे थे। जाने से पहले उन्होंने अपनी प्रेमिका को नववर्ष की शुभकामना दी। रास्ते में मीबाई ने चेंग को डुओ का फोटो एल्बम दिखाया। उन्होंने खुद को अकेले पापा होने पर दोषी ठहराया कि कभी कभी वह अपनी बेटी की उदासी देखकर भी चुप रह गया। उसने माना कि डुओ के झूठ निस्वार्थ थे। उसने लोगों को परेशान नहीं करना चाहा, खासकर उस शख्स के साथ जिससे वह प्यार करती थी। इसलिए वह और भी सावधान हो गई थी। मगर ज्यादा झूठ किसी को पास आने से हिचकाता कर देता है। फिर भी मीबाई ने कहा कि डुओ का झूठ दुर्भावनापूर्ण नहीं था और उससे मिली खुशी सच्ची थी। उस वक्त वह उसे अपनी बाहों में भरने का तड़पने लगा। चाहे वह कैसी भी हो, वह उसे सहन करेगा और प्यार करेगा। उसने डुओ से माफी मांगी कि उसने उसे गलत समझा और गुस्से में था कि उसने अपने रिश्ते में उस पर भरोसा नहीं किया। वह नहीं जानता था कि डुओ अच्छे इरादों से झूठ बोलने की आदत में है ताकि वह अपने प्यारे लोगों और खुद को बचा सके, पर वह चाहता था कि वह बेफिक्र जिंदगी जी पाए। डुओ ने कहा कि वह जानती है कि चेंग विदेश जाने वाला था, पर उसने जिद की कि चाहे वह कहीं भी जाए, वह उसका इंतजार करेगी। चेंग ने कहा कि वह नहीं जाएगा क्योंकि वहाँ एक ऐसा शख्स है जिसे वह प्यार करता है। डुओ ने खुशनुमा गले लगा लिया और फिर वह उसे अपने पुराने हाई स्कूल ले गई। डुओ ने सुना कि सब लोग जवानी की तारीफ कर रहे थे, पर उसने उन वर्षों के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ चुआन भी था। एक बार उसने उसे एक गली में रोककर पैसे मांगे थे। खुद को बचाने के लिए उसने झूठ बोला। चुआन ने सच पकड़ा और तभी से कई बार डुओ को सताया। सिर्फ
एक बार ब्लैक आया और उसे बचाया, पर वह हमेशा के लिए उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए डुओ ने स्कूल जाने से बचने का रास्ता निकाल लिया। उसने किताबों का ढेर खड़ा कर लिया ताकि कोई उसे देख न सके। वह स्कूल जाने से डरी रहती थी, पर पढ़ना जरूरी था क्योंकि यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने पर ही वह इस जगह से निकल पाएगी। छत वही जगह थी जहाँ वह उन मुश्किल सालों में सबसे ज्यादा आराम महसूस करती थी। पुरानी डुओ बहुत आत्मचेतना वाली थी और वर्तमान वाली डुओ अतीत का सामना करने से कतराती थी। इसलिए वह झूठ बोलती और सच्चाई छुपाती थी। चेंग ने अपनी गर्लफ्रेंड को भरोसा दिलाया कि उसने ब्लैक के सामने कभी कायर नहीं रही। वह दुनिया की सबसे बहादुर गिलहरी थी। अब उसे अतीत के साये में नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि अब वह उल्लू के साथ सुरक्षित उतर चुकी है। चेंग के माता पिता दोनों काम में देरी से लौटे, इसलिए वे बेटे के साथ नया साल मनाने आए। मिस सू ने चेंग के चेहरे पर खरोंच देखी और तुरंत मरहम लगाया। उसने कहा कि उसने अपने पति को मनाया कि वह अब अपने बेटे को विदेश भेजने पे जोर न दे। वह डुओ की बातें याद करते हुए बोली कि चेंग बाहर से सर्द दिखता है पर अंदर असुरक्षा है। उसे परिवार की परवाह चाहिए। मिस सू ने यह भी कहा कि अब वे अगली बार जरूर नहीं कहेंगे। मिस्टर सू रसोई में गया और बेटे के लिए खाना बनाया। आखिरकार चेंग ने परिवार की गर्माहट महसूस की। जब उसने देखा कि उसके पिता अपने कमरे में जा रहे हैं तो चेंग मुड़ा और देखा कि उसके पिता ने चुपचाप दवा की बोतल छोड़ दी है। छुट्टियां खत्म हुई, डुओ फिर से याओ से मिली। उसने अपनी सारी झूठी बातें अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने खोल दी। उसने बताया कि लड़कियों के बाथरूम में कैमरा लगाने वाला पीड़ित उसका हाई स्कूल का पुराना परिचित था और उसने यह भी पुष्टि की कि वह ब्लैक की असिस्टेंट नहीं थी। तभी यूक्वी ने कॉल कर कहा कि ब्लैक की पहचान उजागर हो चुकी है। वहीं फेन ने चेंग को कॉन्ट्रैक्ट समापन की नोटिस दी। डुओ भागी और फेन से गुहार लगाई कि चेंग को एक मौका दे दे क्योंकि उसने उसकी पहचान उजागर करने का इरादा नहीं रखा था। फेन हंस पड़ी क्योंकि वह दरअसल चेंग के साथ तीसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाली थी, बशर्ते वह ब्लैक की पहचान अब राज न रखे। असल में यह प्रकाशक का मीडिया रिलीज था। समूह ने चेंग से मिलकर सब कुछ बताने के लिए ऑफिस बुलाया। यंग थोड़ा निराश हुआ पर अपने आइडल के साथ फोटो लेने का मौका भी छोड़ना नहीं चाहता था। डुओ ने स्वीकार किया कि वह ब्लैक की असिस्टेंट नहीं थी। सबने उसे क्लब में धोखा देने का दोष दिया। डुओ ने झुककर माफी मांगी। यव ने कहा कि डुओ ने क्लब को बचाने के लिए प्रदर्शनी की योजना सुझाकर बॉक्सिंग क्लब के सामने हिम्मत दिखाई। वह क्लब जिन्हें बेकार कर दिया जाना था, उसने उसे बचाया। इस जीवन में किसने कभी झूठ नहीं बोला। डुओ ने फिर से दोस्तों से माफी मांगी और उम्मीद की कि वह उनका विश्वास जीत लेगी। सबने सहमति दी कि डुओ को क्लब में रखेंगे। डॉर्म में हेरुई ने बताया कि उसने विदेश एक्सचेंज के लिए नाम लिखा है। उसने 2 उपहार अपने 2 करीबी दोस्तों के लिए तैयार किए। सभी उसे मिस करेंगे और उसका इंतजार करेंगे। 1 महीने बाद ब्लैक ने सार्वजनिक ऑटोग्राफ सत्र रखा। डुओ उसके पास बैठी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपना आइडल पाने में कामयाबी मिली थी। इसी बीच बो ने दूसरी लड़कियों को यूकी के साथ बाहर खाने के निमंत्रण ठुकरा दिए। यांग अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत नम्र था। समुद्र तट पर डुओ ब्लैक के तीसरे सीजन को पढ़ रही थी। तभी चेंग आया और उसे चूम लिया। चेंग ने उसका नाम पुकारा और कहा कि उसे याद आ रही थी। वह समुद्र की तरफ भागे और डुओ उसके बाहों में कूद पड़ी। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।